मानव मस्तिष्क पूरा ब्रह्मांड की तरह है। अनंत, गहरा, रहस्यमय। और हम अभी तक उसका सिर्फ एक सूक्ष्म हिस्सा ही समझ पाए हैं। इसकी असली शक्ति किसी मोटिवेशन में नहीं, बल्कि उन छिपी हुई इंटरनल सिस्टम्स में है जो एक्टिवेट होते ही साधारण दिमाग को असाधारण क्लैरिटी, रूथलेस फोकस और ऑलमोस्ट इनह्यूमन कॉग्निटिव ताकत में बदल देते हैं। यह सीरीज उसी अनदेखे मेंटल यूनिवर्स का नक्शा है जहां हर चैप्टर एक नया ग्रह, एक नया नियम, एक नई क्षमता खोलता है और आपको उस मानसिक रूप में इवॉल्व करता है जो सामान्य नहीं, इंजीनियर्ड है। अगर आप इस हिडन ब्रेन यूनिवर्स को गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का हर चैप्टर आपकी सोच की सीमाएं तोड़ने वाला है। चैप्टर 1, प्राइमरी टास्क डोमिनेंस। सुबह का पहला घंटा दिमाग का सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे निर्णायक समय होता है। यह वह अवस्था है जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी वापस लेता है। कोर्टिसोल बस इतना ऊंचा होता है कि अलर्टनेस जागी रहे और डोपामीन बेसलाइन स्थिर अवस्था में खड़ी रहती है। बाहरी दुनिया अभी दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाती। कोई संदेश नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शोर नहीं। यह बायोलॉजिकल साइलेंस है, दुर्लभ, छोटी और बेहद शक्तिशाली। प्राइमरी टास्क डोमिनेंस इसी खिड़की को पकड़ने की कला है। यह वह रणनीति है जिसमें इंसान सुबह सबसे पहले सबसे कठिन काम को चुनता है, ताकि दिमाग के पीक सर्किटरी को उसी क्षण सक्रिय कर दिया जाए जब वह सबसे साफ और सबसे रिसेप्टिव होता है। अधिकतर लोग इस विंडो को नजरअंदाज कर देते हैं। वे बिस्तर में पड़े रहते हैं, फोन उठाते हैं और तुरंत अप, अपनी अटेंशन बाहरी दुनिया को सौंप देते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि सुबह के पहले 9 से 22 मिनट में दिमाग अभी तक डिसीजन फटीग से मुक्त होता है। इंटरनल नॉइज नहीं बना होता, भावनाएं स्थिर रहती है और डिस्ट्रैक्शंस की जड़ें अभी जमना शुरू नहीं हुई होती। यही वह फ्रैजाइल स्पेस है जहां दिमाग की सबसे बड़ी क्षमता छिपी होती है। यदि आप इस क्षण में एक कठिन काम उठाते हैं, एक ऐसा काम जो आपके लिए फ्रिक्शन पैदा करता है, तो दिमाग उसे न केवल आसानी से पकड़ता है, बल्कि उसकी कंप्लीशन डोपामीन रिवॉर्ड सर्किटरी को जोर से एक्टिवेट कर देती है। यह रिवॉर्ड पूरे दिन आपकी मोटिवेशन आर्किटेक्चर को तेज कर देता है। प्राइमरी टास्क डोमिनेंस सिर्फ प्रोडक्टिविटी की रणनीति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है। जब आप हर सुबह एक कठिन काम को पहली प्राथमिकता देते हैं, तो आप दिमाग को एक संदेश भेजते हैं। कठिनाइयां डर नहीं पैदा करती, वे एक्शन ट्रिगर करती है। दिमाग इस पैटर्न को सीखता है। कुछ दिनों बाद रेजिस्टेंस कम होने लगता है। सुबह की क्लैरिटी और कार्य का वेट आपस में टकराते नहीं, बल्कि मर्ज होने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग डिसिप्लिन को समझते हैं। यह इच्छा शक्ति का खेल नहीं, टाइमिंग का विज्ञान है। दिमाग सुबह चैलेंज को स्वीकार करता है क्योंकि उसकी इंटरनल केमिस्ट्री उसे इसी क्षण के लिए तैयार करती है। दिन में वही काम शाम तक क्यों भारी महसूस होता है? क्योंकि दोपहर आते आते ग्लूकोज स्तर गिरता है, मेंटल स्विचिंग बढ़ जाती है, कॉन्टेक्स्ट लोड दिमाग को थका देता है और इंटरनल नॉइज आपकी अटेंशन को चीरता रहता है। इमोशंस अपना असर डालने लगते हैं और छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं। यही कारण है कि वह काम जिसे सुबह आप आसानी से कर सकते थे, वही काम दोपहर या शाम में फ्रिक्शन, इनसिक्योरिटी और प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करता है। प्राइमरी टास्क डोमिनेंस इस साइंस के ठीक उलट चलता है। दिमाग को उसकी सबसे ऊंची क्लैरिटी की अवस्था में सबसे ऊंचा काम देता है। इस रणनीति को अपनाने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि सुबह की पहली जीत दिमाग में मोमेंटम पैदा करती है। जब एक कठिन काम अर्ली आवर्स में पूरा होता है,
तो स्ट्राइटम में डोपामीन रिलीज होता है, जो एजेंसी की भावना को मजबूत करता है। दिमाग को यह संकेत मिलता है कि एफर्ट इज रिवॉर्ड। ये एसोसिएशन गहरी होने लगती है और कुछ हफ्तों में व्यक्ति की इंटरनल वायरिंग बदलने लगती है। वह कठिन कामों से भागने की बजाय उनकी ओर झुकने लगता है, क्योंकि दिमाग ने सीख लिया होता है कि कठिनाई सफलता की शुरुआत है, न कि खतरा। प्राइमरी टास्क डोमिनेंस अंततः यह सिखाती है कि दिमाग का सुबह का समय दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन है। जिसने इसे पकड़ लिया, उसने दिन को नहीं, अपनी साइकोलॉजी को पकड़ लिया। आगे की चैप्टर्स में यही मनोवैज्ञानिक रिदम गहराते हुए दिखाई देगी, क्योंकि दिमाग का असली नियंत्रण दिन के पहले निर्णय से शुरू होता है। चैप्टर 2, द एक्सटेंडेड कॉग्निशन सिस्टम। मानव दिमाग उतना छोटा नहीं है जितना वह खोपड़ी के भीतर दिखाई देता है। असल में उसकी सीमाएं बाहर तक फैली हुई है। हाथों में पकड़ी गई कलम तक, किसी विजुअल तक, एक नोटबुक तक या किसी डिजिटल स्क्रीन तक। यही एक्सटेंडेड कॉग्निशन है, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें दिमाग अपने बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को अपने ही न्यूरल सिस्टम का हिस्सा बना लेता है। यह विचार सुनने में सिंपल लगता है, पर इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई चौंकाने वाली है। जब इंसान किसी जानकारी को लिखता है, उसका स्केच बनाता है या अपने एनवायरनमेंट में सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, तो वह एक तरह से दिमाग के कॉम्प्यूटेशनल लोड को बाहरी दुनिया में उतार देता है। यह एक्ट सिर्फ सुविधा नहीं है, यह एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। दिमाग को सर्वाइवल के लिए आपको सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं था। उसे बस यह पहचानना था कि कौन सी जगह पर कौन सी जानकारी रखी है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी थॉट को बाहरी सरफेस पर ट्रांसफर करते हैं, जैसे लिखना, खींचना या डायग्राम बनाना, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर दबाव कम होता है। वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत सीमित है और जरा सी ओवरलोडिंग से डिसीजन मेकिंग फॉल हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक थॉट को पेज पर छोड़ देता है, दिमाग उसे ऑफलोड मानकर अटेंशन को नए पैटर्न्स के लिए मुक्त कर देता है। यही कारण है कि राइटर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स, लगभग हर गहरे सोचने वाले व्यक्ति एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल कंपल्सिवली करते हैं। वे अपने दिमाग को हल्का रखते हैं ताकि वह गहराई में उतर सके, सतह पर अटका न रहे। एक्सटेंडेड कॉग्निशन का सबसे खतरनाक और सबसे आकर्षक पक्ष यह है कि यह क्रिएटिविटी को एम्प्लीफाई करता है। जब दिमाग विजुअलाइजेशन, सिंबल्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करता है, तो हिपोकैम्पस और सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स के बीच नए न्यूरल ब्रिजेस बनते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सिर्फ थॉट नहीं सोच रहा, बल्कि थॉट के आसपास का वर्ल्ड मैनिपुलेट कर रहा है। यह फिजिकल मैनिपुलेशन दिमाग में नए कॉग्निटिव मैप्स बनाती है। यही मैप्स वह जगह है जहां ब्रेक थ्रू आइडियाज जन्म लेते हैं। जब आइंस्टाइन ने लाइट को पीछा करने का इमेजिनेशन प्रयोग किया था, वह सिर्फ माइंड के अंदर नहीं था, वह अपने पास मौजूद नोट्स, डायग्राम्स और स्केचेस के इंटरैक्शन के साथ था। यह एक्सटेंडेड माइंड ही था जिससे क्रिएटिविटी का आकार बढ़ा। लेकिन इस शक्ति के जिम्मेदार दुश्मन भी है। आधुनिक डिजिटल दुनिया में लोग एक्सटर्नलाइजेशन का गलत रूप इस्तेमाल करने लगे हैं। नोट्स बन तो जाती हैं, पर दिमाग और नोट के बीच एंगेजमेंट नहीं बनता। मेमोरी ऑफलोड असल में तभी इफेक्टिव होता है जब उसके साथ सेंसरी और मोटर इन्वॉल्वमेंट हो। स्क्रीन पर टाइपिंग उस टैक्टाइल डेप्थ को नहीं बनाती जो हाथ से लिखने में बनती है। यही कारण है कि डिजिटल एक्सटर्नलाइजेशन दिमाग को कमजोर कर सकता है, क्योंकि हिपोकैम्पस को मजबूत ट्रेसेस नहीं मिलते। दिमाग एक्सटर्नल मेमोरी को पार्टनर नहीं, सब्स्टिट्यूट मान लेता है, और यह असंतुलन कॉग्निटिव वीकनिंग पैदा करता है। एक्सटेंडेड कॉग्निशन का असली मास्टरी तब मिलती है जब इंसान एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल माइंड के विस्तार की तरह करता है, न कि उसके रिप्लेसमेंट की तरह।
इसका मतलब है नोट्स को थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनाना, विजुअलाइजेशन को न्यूरल सर्किट से जोड़ना, एक्सटर्नल ऑर्डर को इंटरनल क्लैरिटी से अलाइन करना। ऐसा करने से दिमाग इंटरनल नॉइस को कम कर देता है और अपना कॉग्निटिव बैंडविड्थ क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करता है। एक्सटेंडेड कॉग्निशन सिस्टम अंत में यही सिखाता है कि दिमाग की शक्ति सिर्फ उसके भीतर नहीं, उसके बाहर फैले इकोसिस्टम में छिपी होती है। जिसने इस इकोसिस्टम को मास्टर कर लिया, उसने अपनी सोच की सीमाएं तोड़ दी। चैप्टर 3, न्यूरल केमिस्ट्री एनहांसमेंट। मानव दिमाग एक केमिकल मशीन है। विचार, निर्णय, यादें, क्लैरिटी, डर, ऊर्जा, सब कुछ न्यूरोकेमिस्ट्री पर चलता है। बाहरी दुनिया जितनी भी जटिल हो, दिमाग का आंतरिक खेल कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के संतुलन से शुरू होता है। न्यूरल केमिस्ट्री एनहांसमेंट यही समझाता है कि सही केमिकल एनवायरनमेंट दिमाग को कितना शार्पन कर देता है। जब कोई व्यक्ति न्यूट्रोपिक्स या अडेप्टोजेंस का इस्तेमाल करता है, तो वह दिमाग को कृत्रिम रूप से तेज नहीं करता। वह सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज हटाता है ताकि असली कॉग्निशन सामने आ सके। यह शोर हटाने की प्रक्रिया सटल होती है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गहरा होता है, क्योंकि क्लैरिटी और काम फोकस का यह मिश्रण रेयर है। नूट्रोपिक्स शब्द को गलत तरीके से स्मार्ट ड्रग्स समझ लिया जाता है। असल में ये सब्सटेंसेस ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट नहीं करते। यह कैफीन जैसी गड़गड़ाहट वाली तात्कालिक ऊर्जा नहीं देते, बल्कि दिमाग को ऐसा टेरेन देते हैं जहां विचार स्मूथ चलते हैं। एल-थियानाइन जैसी कंपाउंड्स अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाकर काम अलर्टनेस पैदा करती है। बकोपा मोनियरी हिपोकैम्पस में मेमोरी कंसोलिडेशन को सुधारती है। रोडियोला स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन करती है। यह सब सटल शिफ्ट्स होते हैं, पर इन शिफ्ट से डिसीजन मेकिंग और सस्टेन्ड अटेंशन गहरी होती जाती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब न्यूरोकेमिकल बैलेंस स्टेबल हो, तो दिमाग डिस्ट्रैक्शन की बजाय कोहिरेंस पर काम करता है। यह एनहांसमेंट मानसिक नियंत्रण भी देता है। क्लैरिटी का एक खास प्रकार कोल्ड न्यूट्रलिटी पैदा करता है। जब दिमाग नॉइज मुक्त हो, तो लिम्बिक सिस्टम की ओवर रिएक्शन टेंडेंसी शांत हो जाती है। व्यक्ति भावनात्मक इंपल्सेस के आगे झुकता नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। यही डार्क साइकोलॉजी का पहला हथियार है, इंटरनल इमोशनल डोमिनेंस। न्यूरल केमिस्ट्री का संतुलन यह शिफ्ट पैदा करता है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी एक स्थिर डिटैच्ड अवेयरनेस में खड़ा रह पाता है। यह अवेयरनेस ही वह स्टेट है जहां व्यक्ति लोगों को पढ़ पाता है, सिचुएशंस को डाइसेक्ट कर पाता है और सटल पैटर्न्स पकड़ सकता है। लेकिन यह शक्ति एक चेतावनी भी लेकर आती है। न्यूरोकेमिकल एनहांसमेंट यदि गलत तरीके से किया जाए, तो दिमाग डिपेंडेंसी के पैटर्न में फंस सकता है। ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन को दर्द की तरह रिवॉर्ड मांगना सिखा देती है। प्राइमरी डोपामिन सर्किट्स फ्रेजाइल हो जाती है और नेचुरल क्लैरिटी खोने लगती है। इसलिए असली मास्टरी केमिकल डिपेंडेंस में नहीं, केमिकल प्रिसिजन में है। नूट्रोपिक्स तब शक्तिशाली है जब वे बेसलाइन को स्टेबलाइज करे, पीक को आर्टिफिशियल तरीके से न छुए। यह एनहांसमेंट की काली रेखा है। आगे जाई तो गिरावट, सही दूरी पर रहे तो डोमिनेंस। न्यूरल केमिस्ट्री को सुधारने का सबसे बुनियादी तरीका है दिमाग को एनर्जी एफिशिएंट रखना। न्यूरॉन्स अपनी सिग्नलिंग एफिशिएंसी तब बढ़ाते हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो, जब ब्लड फ्लो स्टेडी हो और जब न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबिलिटी बैलेंस्ड हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ सप्लीमेंट्स पर निर्भर नहीं होता, वह अपने लाइफस्टाइल को भी न्यूरोकेमिस्ट्री के भोपाल की तरह चलाता है। नींद, हाइड्रेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यह सब दिमाग की केमिकल फैक्ट्री को स्टेबल रखते हैं। अस्थिर फैक्ट्री अनस्टेबल इमोशंस और स्कैटर्ड थॉट्स पैदा करती है। स्टेबल फैक्ट्री प्रिसीजन और इंटेंशनल फोकस उत्पन्न करती है। न्यूरल केमिस्ट्री एनहांसमेंट
अंत में यह सिखाता है कि दिमाग की शक्ति रॉ नहीं होती, वह कल्टीवेटेड होती है। वह केमिकल बैलेंस से शुरू होती है, क्लैरिटी में बदलती है और फिर मेंटल स्ट्रेटजी में ढलती है। जब व्यक्ति इस बैलेंस को समझ लेता है तो वह विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू करता है, और जब विचार नियंत्रित होने लगते हैं तो दुनिया नियंत्रित होने लगती है। चैप्टर 4, डीप रेस्ट सर्किट रीसेट। दिमाग हर समय जागा हुआ नहीं होता, भले ही आप जागे हुए हो। उसकी आंतरिक मशीनरी लगातार एनर्जी बर्न करती है, सिग्नल्स प्रोसेस करती है और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाती है। इसी प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब दिमाग खुद को पॉज देना चाहता है, लेकिन नींद में जाने की जरूरत नहीं होती। यही वह अवस्था है जिसे विज्ञान एनएसडीआर या नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहता है। यह एक ऐसा मोड है जिसमें शरीर ऑलमोस्ट स्लीप की अवस्था में होता है, पर माइंड शांत जागरूकता में रहता है। इस अवस्था में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो दिन भर तनाव और अलर्टनेस का इंजन बना रहता है, पीछे हट जाता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसकी जगह ले लेता है। यह बदलाव सटल लगता है, लेकिन इसका असर विस्फोटक होता है। क्लियरर थॉट्स, डीपर फोकस और मेंटल रीसेट। डीप रेस्ट सर्किट रीसेट सिर्फ आराम करना नहीं है, यह दिमाग को उसकी डिफॉल्ट केमिकल कियोस से बाहर निकालकर एक न्यूट्रल जोन में लाने की प्रक्रिया है। इस न्यूट्रल जोन में कॉर्टिसोल स्तर गिरता है, ब्लड प्रेशर स्थिर होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। एनएसडीआर के दौरान दिमाग थीटा और अल्फा वेव्स में शिफ्ट करता है, यानी वह वेव्स जो गहरी रचनात्मकता, इमोशनल इंटीग्रेशन और मेमोरी रिफाइनमेंट से जुड़ी है। यही वह अवस्था है जहां दिमाग पिछले अनुभवों को रीअरेंज करता है, नई यादों को सॉलिड बनाता है और स्कैटर्ड थॉट्स को एक कोहेरेंट पैटर्न में बदलता है। न्यूरोसाइंस यह भी दिखाती है कि डीप रेस्ट दिमाग को वैसे ही बेनिफिट देता है जैसे कई घंटे की हल्की नींद। टेक एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट्स इस प्रक्रिया को अपने स्केड्यूल में शामिल करते हैं, क्योंकि इंटेंस कॉग्निटिव वर्क बिना डीप रेस्ट इंटरवल्स के कोलैप्स हो जाता है। दिमाग में एडिनोसिन लगातार बिल्ड होता है और अटेंशन सिस्टम्स धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं। लेकिन एनएसडीआर की अवस्था एडिनोसिन को फ्लश कर देती है, जिससे दिमाग फिर से शार्पनेस रिगेन कर लेता है। यह फ्लश वही है जो एक एग्जॉस्टेड माइंड को अचानक शांत क्लैरिटी दे देता है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में डीप रेस्ट सर्किट रीसेट एक और भूमिका निभाता है। यह इंटरनल इमोशनल टर्बुलेंस को न्यूट्रल करता है। जब लिम्बिक सिस्टम हाइपर एक्टिव होती है तो व्यक्ति रिएक्टिव डिसीजंस लेता है, लेकिन डीप रेस्ट इस इमोशनल सर्ज को डिसॉल्व कर देता है। यही कारण है कि जो लोग एनएसडीआर जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं वे स्ट्रेस को ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। यह इमोशनल डिटैचमेंट उन्हें इंटरैक्शंस में एडवांटेज देता है। फिर रिएक्शंस नहीं दिखाते, सिर्फ पैटर्न्स पढ़ते हैं। दिमाग की शांत स्थिति में दूसरे लोगों की टोन, इंटेंशंस और सटल माइक्रो सिग्नल्स साफ दिखाई देते हैं। यह रीसेट सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता, बल्कि परसेप्शन भी शार्पन करता है। दिमाग जब नॉन लीनियर मोड में जाता है तो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग एक्सेलरेट होती है। वही प्रोसेसिंग जो क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज, सडन क्लैरिटी और हिडन सॉल्यूशंस पैदा करती है। कई लोग मानते हैं कि उनका इंसाइट अचानक आया, जबकि असल में वह सबकॉन्शियस रिस्ट्रक्चरिंग का परिणाम होता है जो एनएसडीआर के दौरान हुआ था। डीप रेस्ट सर्किट रीसेट दिमाग को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वह सोचता नहीं, वह पुनर्निर्माण करता है। अंत में डीप रेस्ट सर्किट रीसेट यह सिखाता है कि दिमाग की उच्च क्षमता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सटीक विराम से आती है। काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है रुकना, वह भी सही तरीके से, सही स्टेट में, सही न्यूरोकेमिस्ट्री पर।
जिसने डीप रेस्ट को कंट्रोल कर लिया, उसने बर्नआउट को खत्म कर दिया, डिस्ट्रैक्शंस का गला दबा दिया और मेंटल स्टेबिलिटी को एक वेपन बना लिया। से चैप्टर 5, सेंसरी साइलेंस इफेक्ट। इंसान सोचता है कि वह तभी शांत होता है जब उसके आसपास शांति होती है, लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि असली शांति तब पैदा होती है जब दिमाग के अंदर का शोर गिरता है। बाहरी दुनिया जितनी तेज, दिमाग उतना रिएक्टिव। लेकिन जब सेंसेस बंद हो जाते हैं, आवाज कम हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है, स्टिमुलेशन धीमा पड़ जाता है, तो दिमाग पहली बार अपने भीतर की परतों को सुन पाता है। सेंसरी साइलेंस इफेक्ट इसी बदलाव की गहराई को पकड़ता है। यह वह अवस्था है जिसमें सेंसरी डेप्रिवेशन दिमाग के सारे अननेसेसरी फिल्टर्स को हटाकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एम्पलीफाई कर देता है। यह वही नेटवर्क है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन और इंटरनल कोहेरेंस का केंद्र है। यानी सेंसेस का शांत होना अंदर के केओस को साफ करता है। सामान्य जीवन में दिमाग का थैलेमस लाखों सिग्नल्स फिल्टर करता रहता है। वो आवाजें जिन्हें आप नोटिस भी नहीं करते, वो विजुअल्स जिन्हें आप कॉन्शियसली देखते भी नहीं, वो टैक्टाइल फीडबैक जिसे आपका माइंड इंस्टेंटली क्लासिफाई करके इग्नोर कर देता है। लेकिन जब सेंसरी इनपुट अचानक कम होता है, तो थैलेमिक एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। इस ड्रॉप का दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्रभाव यह है कि दिमाग अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटाकर इंटरनल सर्किट्स में लगाना शुरू कर देता है। यह इनवर्ट शिफ्ट ही वह चाबी है जो क्रिएटिविटी के गहरे दरवाजे खोलती है। जब बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो अंदर के सप्रेस थॉट्स, आधी अधूरी यादें, अधूरे इमोशनल लूप्स और रुके हुए आइडियाज ऊपर आने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी की दृष्टि से सेंसरी साइलेंस का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह व्यक्ति की इंटरनल अवेयरनेस बढ़ा देता है। आदमी पहली बार यह महसूस करता है कि उसके विचार कितने रैंडम हैं, उसकी भावनाएं कितनी अनफिल्टर्ड हैं और उसने कितने लेयर्स अक्यूमुलेट कर रखे हैं जिन्हें वह सामान्य परिस्थितियों में नोटिस भी नहीं कर पाता। सेंसरी साइलेंस वह मिरर है जिसमें दिमाग खुद को देखने लगता है, बिना नॉइस, बिना फिल्टर, बिना डिफेंस के। यह इंट्रोस्पेक्शन व्यक्ति को दोहरे स्तर पर बदलती है। वह खुद को समझता है और यह भी समझने लगता है कि दूसरे लोग अपने केओस में क्या छुपाते हैं। यह स्किल डीप ऑब्जर्वेशन और माइक्रो परसेप्शन की नींव बन जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि सेंसरी रिडक्शन से थीटा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, जो डीप मेडिटेशन और अर्ली स्लीप जैसी कॉग्निटिव स्टेट्स में आती है। यह वेव्स दिमाग में फ्रैगमेंटेड मेमोरीज को जोड़ने में मदद करती है। इसलिए सेंसरी साइलेंस वह मैकेनिज्म बन जाता है जहां सबकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड सिग्नल्स को प्रोसेस और इंटीग्रेट करता है। इसी कारण फ्लोटेशन टैंक्स, डार्क रूम्स और जीरो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट्स क्लैरिटी, इमोशनल रिलीज और सडन इंसाइट्स पैदा करते हैं। सेंसरी साइलेंस दिमाग के अंदर उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो हमेशा एक्टिव तो रहता है, पर दैनिक शोर के कारण कभी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। सेंसरी साइलेंस इफेक्ट का एक और गहरा लाभ यह है कि यह नर्वस सिस्टम को रीवायर करता है। सेंसिटिविटी कम होने लगती है, रिएक्शंस धीमी हो जाती है और इमोशनल स्पाइक्स फ्लैटन हो जाते हैं। यह न्यूट्रलिटी व्यक्ति को सोशल इंटरैक्शंस में एक सटल पावर देती है। वह ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वह दूसरों के ओवर्ट बिहेवियर के नीचे उनकी इंटरनल स्टेट्स पढ़ लेता है, क्योंकि उसकी अपनी अवेयरनेस शार्पन हो जाती है। यह पावर नेचुरली पैदा होती है जब सेंसरी ओवरलोड बंद हो जाए और सेंसरी साइलेंस डोमिनेंट हो जाए। अंत में सेंसरी साइलेंस इफेक्ट यह सिखाता है कि क्लैरिटी किसी भी बाहरी चीज से नहीं आती। वह अंदर से आती है जब सेंसेस शांत हो, जब दिमाग अपनी भूल चुकी आवाजें सुनने लगे और जब अवेयरनेस बाहरी केओस से हटकर इंटरनल डेप्थ को देखने लगे।
यह टेक्निक सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का एक हथियार है। चैप्टर 6, अल्ट्रेडियन परफॉर्मेंस साइकिल। दिमाग को हमेशा एक सी गति से काम करते हुए दिखाया जाता है, जैसे उसकी ऊर्जा एक स्थिर धारा हो। लेकिन न्यूरोसाइंस एक बिल्कुल अलग सच दिखाती है। मानव दिमाग एक लहर की तरह चलता है, ऊपर उठता है, शिखर बनाता है और फिर नीचे गिरता है। इस जैविक लय को अल्ट्राडियन रिदम कहा जाता है और हर चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। यह वह समय है जिसमें डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। फोकस एक साफ रेखा की तरह बनता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपनी पीक एफिशिएंसी पर पहुंचता है। लेकिन इस पीक के ठीक बाद एक गिरावट आती है। एडिनोसिन जमा होने लगता है, अटेंशन टूटने लगती है और दिमाग सिग्नल की बजाय फ्रिक्शन पकड़ने लगता है। यही कारण है कि चाहे व्यक्ति कितना भी मोटिवेटेड हो, लगातार कई घंटे डीप फोकस में रह पाना बायोलॉजिकली असंभव है। अल्ट्रेडियन परफॉर्मेंस साइकिल यह सिखाता है कि दिमाग को डोमिनेट करने के लिए उसकी लय को पकड़ना जरूरी है, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। जो लोग इस नेचुरल साइकिल के खिलाफ जाते हैं, लंबे सत्रों में बिना ब्रेक के काम करते हैं, वह जल्दी ही मेंटल डलनेस, इरिटेबिलिटी और कॉग्निटिव फटीग के जाल में फंस जाते हैं। असल में उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं गिरती, उनका सिग्नल टू नॉइज रेशियो गिरता है। थॉट्स भारी हो जाते हैं, डिसीजंस धुंधले पड़ने लगते हैं और इवन सिंपल टास्क्स भी एनर्जी ड्रेन करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गहराई से अपने अल्ट्रेडियन साइकिल को पहचान लेता है, वह पीक फोकस विंडो को पकड़कर हाई इंटेंसिटी आउटपुट निकालता है और ट्रॉफ फेज में अपने दिमाग को रिसेट कर देता है। यह मेथड स्मूथ डिसिप्लिन नहीं, शार्प डिसिप्लिन पैदा करता है। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से अल्ट्रेडियन रिदम को समझना एक रणनीति है, क्योंकि यह आपको दूसरों से तेज सोचने, तेजी से रिकवर होने और इमोशनली न्यूट्रल रहने की क्षमता देता है। जब बाकी लोग मेंटल फटीग में फंस चुके होते हैं, तब आप रीसेट के बाद फिर पीक क्लैरिटी में लौटते हैं। फटीग दूसरों के लिए वीकनिंग है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक सिग्नल है। रेस्ट मोड एक्टिवेट करो, ब्रेन केमिस्ट्री को साफ करो और फिर से हाई फोकस जोन में दाखिल हो जाओ। यह कंट्रोल आपको इंटरेक्शंस में भी बढ़त देता है। बातचीत में, निगोशिएशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी क्लैरिटी हमेशा एवरेज व्यक्ति से आगे होती है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने बायोलॉजिकल टाइमिंग को जानते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च यह भी बताती है कि डीप वर्क तभी अपनी असली ताकत दिखाता है जब उसे प्रॉपर डिसएंगेजमेंट मिलती है। डिसएंगेजमेंट सिर्फ आराम नहीं होता, यह कॉग्निटिव अनलोडिंग है। ब्रेक के दौरान दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है, आइडियाज को जोड़ता है और आने वाले वर्क साइकिल के लिए न्यू न्यूरल एसोसिएशंस बनाता है। इसलिए 90 मिनट तक हाई फोकस और फिर 10-15 मिनट का डिलिबरेट ब्रेक, यह फॉर्मूला दिमाग को एक प्रिसीजन मशीन में बदल देता है। यही वह कारण है कि कई क्रिएटर्स, थिंकर्स, इन्वेंटर्स अपने सबसे गहरे इंसाइट्स ब्रेक्स के दौरान या उसके बाद पाते हैं, काम के बीच नहीं। अल्ट्रेडियन परफॉर्मेंस साइकिल अंत में यह सिखाता है कि एनर्जी को फोर्स करने से शक्ति पैदा नहीं होती। शक्ति बायोलॉजी को समझकर उसकी लय के साथ चलने से पैदा होती है। जो व्यक्ति अपनी इंटरनल वेव्स पर सवार होना सीख लेता है, वह न थकता है, न रुकता है, वह सिर्फ साइकिल दर साइकिल प्रोग्रेस करता है। उसका फोकस मैकेनिकल नहीं रहता, वह रिदमिक हो जाता है। और जब फोकस एक लय पकड़ लेता है, तो दिमाग अपने पीक पर काम करता है, प्रिसाइज, साइलेंट एंड पावरफुल। चैप्टर 7, कोल्ड एक्टिवेशन रिस्पॉन्स। ठंडे पानी का पहला स्पर्श हमेशा शरीर पर नहीं, दिमाग पर हमला करता है। त्वचा पर गिरते ही यह तापमान का झटका नर्वस सिस्टम में
एक बिजली सी दौड़ाता है। एक अचानक इनहेलेशन, मांसपेशियों का कस जाना, दिल की धड़कनों का तेज होना, यह शॉक प्रिमिटिव है। यह वही सिग्नल है जिसे मानव शरीर हजारों वर्षों से खतरे और जागरूकता के रूप में पहचानता आया है। लेकिन कोल्ड एक्टिवेशन रिस्पॉन्स इस इंस्टिंक्टिव शॉक को डर की तरह नहीं, कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे ही ठंडा पानी गिरता है, दिमाग नोरेपिनेफ्रिन की विशाल लहर छोड़ता है। यह वही केमिकल है जो फोकस, अलर्टनेस और इमोशनल रेगुलेशन को तेज करता है। यह सर्ज केओटिक नहीं होती, यह रेजर शार्प क्लैरिटी की तरह महसूस होती है। दिमाग अचानक नॉइज फ्री हो जाता है और अटेंशन एक सिंगल लाइन की तरह स्थिर हो जाती है। यही वह कारण है कि कंट्रोल्ड कोल्ड एक्सपोजर को न्यूरोसाइंस पीक अलर्टनेस की नेचुरल मेथड कहती है। ठंडे पानी में खड़े होने का असली लाभ शरीर नहीं, माइंड को मिलता है। इस झटके के ठीक बाद जो शांत अवेयरनेस आती है, वही कोल्ड एक्टिवेशन रिस्पॉन्स का कोर है। लिम्बिक सिस्टम यह सिग्नल पड़ता है कि खतरा है, लेकिन आप भाग नहीं रहे। इससे दिमाग में एक नया एसोसिएशन बनता है, डिस्कंफर्ट एबिल स्टेबिलिटी। यह एसोसिएशन मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद शक्तिशाली है। जब आप डिस्कंफर्ट में रिमेन करने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे इसे थ्रेट नहीं मानता, वह कामनेस को स्ट्रेस के ऊपर रख देता है। यही वह जगह है जहां इमोशनल कंट्रोल एक स्किल नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में कोल्ड एक्सपोजर का असली हथियार फियर कंडीशनिंग है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति की मजबूती ठंडे पानी में खड़े होकर नहीं बनाता। वह अपने दिमाग को यह सिखाता है कि शरीर की पैनिक सिग्नल्स को ओवरराइड किया जा सकता है। कोल्ड शॉक उस पैनिक को सरफेस पर लाता है और आपका स्थिर रहना उस पैनिक को खत्म कर देता है। धीरे धीरे यह पैटर्न रियल लाइफ सिचुएशंस में भी ट्रांसलेट होने लगता है। कठिन बातचीत, तनावपूर्ण परिस्थितियां, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में दिमाग पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसने यह प्रतिक्रिया ठंडे पानी में बार बार अनलर्न कर ली होती है। कोल्ड एक्टिवेशन रिस्पॉन्स दिमाग के एनर्जी सिस्टम को भी रीसेट करता है। ठंडा एक्सपोजर सर्कुलेशन को रीडायरेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बढ़ाता है। यह सुधार सटल होता है, लेकिन इसका असर मानसिक ऊर्जा पर गहरा पड़ता है। लोग कोल्ड शावर के बाद एक अलग तरह की जागरूकता महसूस करते हैं। यह एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी है। यह क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि दिमाग का चैटर अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। सिर्फ एक साफ लिनियर थॉट बचती है, स्टे, ब्रीथ, कंट्रोल। यह स्टेट डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है और ध्यान को धारदार बनाती है। लेकिन कोल्ड एक्सपोजर की सबसे गहरी शक्ति साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग में है। हर बार जब आप ठंडे पानी का सामना करते हैं, आप रेजिस्टेंस के सामने खड़े होने का अभ्यास करते हैं। आप डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने की बजाय उसे एंटर करते हैं। यह बिहेवियर दिमाग में डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और एंटी फ्रेजिलिटी के न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति उन परिस्थितियों में भी शांत रहने लगता है जहां दूसरों का नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन कर देता है। यही वह अलगाव है जो रेजिलियंस और डोमिनेंस को अलग अलग स्तरों पर डिफाइन करता है। कोल्ड एक्टिवेशन रिस्पॉन्स की वास्तविक सीख यह नहीं है कि ठंडे पानी में खड़े हो जाओ। वास्तविक सीख यह है कि डिस्कंफर्ट के क्षेत्र में क्लैरिटी मिलती है, पैनिक के क्षण में अवेयरनेस शार्पन होती है और फियर के सामने खड़े होने से दिमाग अपनी वायरिंग बदल देता है। जिसने यह समझ लिया, उसने एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स का असर खत्म कर दिया। उसके अंदर का कंट्रोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्वतंत्र हो जाता है। चैप्टर 8, सबकॉन्शियस प्रॉब्लम इंक्यूबेशन। हम सोचते हैं कि समस्या तभी हल होते हैं जब हम उसके बारे में सक्रिय रूप से सोच रहा होता है। लेकिन न्यूरोसाइंस इसका उल्टा सच दिखाती है। दिमाग अपनी सबसे गहरी समस्या सुलझाने की क्षमता तब एक्टिवेट करता है
जब आप उसे कॉन्शियसली छोड़ देते हैं। सबकॉन्शियस प्रॉब्लम इंक्यूबेशन इसी फिनोमिनन की जटिलता को पकड़ता है। इसका मूल नियम सरल है। सोने से पहले केवल एक समस्या चुनो, उसे स्पष्ट रूप से लिखो, उसके समाधान की कोशिश मत करो और फिर उसे छोड़ दो। यही सिंगल प्रॉब्लम एंकरिंग रात भर हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सटल बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए एक्टिवेट कर देता है। यह कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, यह न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन है। दिमाग स्लीपिंग मोड में शट नहीं होता, वह बस अलग तरीके से काम करता है। नींद के दौरान थैलेमस सेंसरी चैनल्स को बंद कर देता है, जिससे दिमाग बाहरी सिग्नल्स से मुक्त होकर इंटरनल कनेक्शंस को प्रोसेस करता है। और नॉन रेम साइकिल्स ऑल्टरनेट होते रहते हैं और प्रत्येक साइकिल मेमोरीज, आइडियाज और इमोशनल रेसिड्यूज को अलग अलग तरीके से रीऑर्डर करता है। अगर कोई समस्या रात से पहले टैग्ड हो, यानी स्पष्ट शब्दों में लिखी गई हो, तो दिमाग उस समस्या को बैकग्राउंड में एक एंकर की तरह पकड़कर मेंटल सिमुलेशन शुरू कर देता है। यह वही कारण है कि लोग सुबह अचानक हल्का समाधान, नई क्लैरिटी या कोई अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन महसूस करते हैं। समाधान अचानक नहीं आता, वह सबकॉन्शियस में पूरी रात सिमर होता है। डार्क साइकोलॉजी की दृष्टि से यह टेक्निक अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि यह व्यक्ति को इंटरनल कंट्रोल देती है। चिंता में सोने वाले लोग सबकॉन्शियस को रैंडम केओस सौंपते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इंक्यूबेशन इसे डायरेक्टेड केओस बना देता है। जब सबकॉन्शियस केवल एक यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करे, तो असमंजस खत्म हो जाता है। व्यक्ति बिना एफर्ट के वही दृष्टि पाता है जिसके लिए दूसरे लोग घंटों सोचते रहते हैं। यह डीप थिंकिंग इल्यूजन पैदा करता है। लोग समझते हैं आप एफर्टलेसली समाधान निकाल लेते हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया रात भर आपकी सबकॉन्शियस सर्किटरी में चल चुकी होती है। सबकॉन्शियस प्रॉब्लम इंक्यूबेशन का एक और खतरनाक फायदा यह है कि यह इमोशनल लोड को न्यूट्रल करता है। जब कोई समस्या लिखी जाती है, तो दिमाग उसे इंटरनल थ्रेट नहीं मानता, वह उसे स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मानता है। यह शिफ्ट एंजाइटी कम करता है और सबकॉन्शियस को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। लिम्बिक सिस्टम शांत हो जाती है, जिससे ओवरनाइट प्रोसेसिंग अधिक प्रिसाइज हो जाती है। इसी कारण कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और आविष्कारक पलंग पर छोड़े गए विचार के नाम से प्रसिद्ध इंसाइट्स प्राप्त करते थे। वे सोने से पहले अपनी समस्याओं को टैग करते थे। व्यवहारिक तौर पर यह टेक्निक सिंपल लगती है, लेकिन यह व्यक्ति की न्यूरो आर्किटेक्चर बदल देती है। दिन भर दिमाग पर कई इनकम्प्लीट लूप्स एक्टिव रहते हैं, जिन्हें साइकोलॉजी में ज़ीगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ एक समस्या लिखते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सबसे महत्वपूर्ण अनरिजॉल्व्ड लूप के रूप में मार्क कर देता है। इस सिंगल प्रायोरिटी से बाकी लूप्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। यह स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग अगले दिन शार्पर डिसीजन मेकिंग पैदा करती है। आप एक अस्थिर माइंड से नहीं, एक कैलिब्रेटेड माइंड से काम करते हैं। सबकॉन्शियस प्रॉब्लम इंक्यूबेशन की गहराई यही है, यह समाधान पैदा नहीं करता, यह समाधान का रास्ता साफ करता है। यह एफर्ट नहीं है, यह डायरेक्शन है। जब व्यक्ति अपनी रात को एक डेलिब्रेट क्वेश्चन सौंप देता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। सुबह एक नया थॉट पैटर्न मिलता है, जो कभी कभी हल्का सा लगता है, लेकिन वह बदलाव अक्सर सबसे ताकतवर होता है। चैप्टर 9, रिकंस्ट्रक्शन लर्निंग मेथड। सीखने को लेकर एक भ्रम हमेशा से मौजूद रहा है। लोग मानते हैं कि जितना अधिक पढ़ोगे, उतना अधिक सीखोगे, लेकिन दिमाग पढ़कर नहीं सीखता, दिमाग रिकंस्ट्रक्ट करके सीखता है। रिकंस्ट्रक्शन लर्निंग मेथड इसी गहरे ट्रूथ का केंद्र है। जब कोई व्यक्ति किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाने की कोशिश करता है, चाहे सामने कोई हो या सिर्फ खाली कमरा, तो दिमाग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मोड में शिफ्ट हो जाता है। इस मोड में हिपोकैम्पस स्टोर्ड जानकारी को खींचता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे व्यवस्थित करता है
और लैंग्वेज रीजन्स उसे कोहेरेंट रूप देते हैं। यह रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया ही वह वास्तविक क्षण है जहां लर्निंग बनती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि रिपीटेड एक्सपोजर सिर्फ फैमिलियरिटी देता है, मास्टरी नहीं। फैमिलियरिटी वह है जहां दिमाग कहता है मैंने इसे देखा है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन वह अवस्था है जहां दिमाग कहना सीखता है मैं इसे समझता हूं। यह समझना न्यूरल रिवायरिंग का परिणाम है। जैसे ही दिमाग बिना किसी सहायता के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, न्यूरल पाथवेज में एक इंटरनल फ्रिक्शन पैदा होती है। यह फ्रिक्शन डिस्कम्फर्ट भरी होती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट दिमाग को मजबूर करती है कि वह इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट स्ट्रक्चर में बदल दे। यह वही कॉग्निटिव स्ट्रेन है जो मेमोरी को शैलो फैमिलियरिटी से डीप कोडिंग में ट्रांसफॉर्म कर देता है। डार्क साइकोलॉजी की दृष्टि से इस मेथड का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एक्सप्लेन करने की प्रक्रिया व्यक्ति की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती है। यह रिवील करती है कि कौन से कॉन्सेप्ट सिर्फ सुने हुए थे और कौन से भीतर से इंटीग्रेटेड थे। जब इंसान ये महसूस करता है कि वह जिसे जानता हुआ समझ रहा था वह सिर्फ सरफेस लेवल एक्सपोजर था, तब उसका दिमाग एक नया इंटरनल करेक्शन सिस्टम बनाना शुरू करता है। यह करेक्शन सिस्टम कॉन्फिडेंस को आर्टिफिशियल से ऑथेंटिक बनाता है। और जब व्यक्ति किसी विषय को एफर्टलेसली एक्सप्लेन कर सकता है, तो वह दूसरों पर इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस स्थापित करता है, क्योंकि वह सिर्फ ज्ञान रिपीट नहीं कर रहा होता, वह ज्ञान को जनरेट कर रहा होता है। रिकंस्ट्रक्शन लर्निंग मेथड का एक गहरा न्यूरोलॉजिकल लाभ एक्टिव रिकॉल की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है। जब दिमाग बार बार इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करता है, तो मेमोरी ट्रेस मजबूत, स्थिर और स्टेबल हो जाती है। यह ट्रेस वह आर्किटेक्चर बनाती है जिस पर रीजनिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग टिकी होती है। यही कारण है कि महान शिक्षक, वैज्ञानिक और विचारक अक्सर कहते हैं, यदि तुम किसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में समझा नहीं सकते, तो तुमने उसे समझा ही नहीं। यह वाक्य एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। व्यवहारिक स्तर पर रिकंस्ट्रक्शन लर्निंग माइंड को रिएक्टिव से जनरेटिव में बदल देता है। रिएक्टिव माइंड जानकारी को पकड़ता है, लेकिन जनरेटिव माइंड जानकारी को शेप करता है। जनरेटिव माइंड दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन रिएक्टिव माइंड सिर्फ रिपीट कर सकता है। रिकंस्ट्रक्शन मेथड व्यक्ति को मेंटल इंडिपेंडेंस देता है। वह बोरोड नॉलेज पर नहीं चलता, वह इंटरनली सिंथेसाइज नॉलेज पर चलता है। अंततः यह मेथड आपको यह सिखाता है कि दिमाग तब शक्तिशाली बनता है जब वह सीखने में पैसिव नहीं, एक्टिव हो। दिमाग तब समझता है जब वह समझाने की कोशिश करता है। और जब कोई व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया को जनरेट करने में सक्षम हो जाता है, तो उसका कॉग्निशन शार्प, डीप और सस्टेन्ड बन जाता है। चैप्टर 10, न्यूरोफिजिकल रीइंफोर्समेंट। दिमाग और शरीर को अलग अलग समझना मानव की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। न्यूरोसाइंस बार बार साबित करती है कि हर शारीरिक तनाव, हर रेपिटेशन, हर कंट्रोल्ड स्ट्रेन दिमाग के अंदर एक नया मेंटल सर्किट तैयार करता है। न्यूरोफिजिकल रीइंफोर्समेंट इसी जुड़े हुए सिस्टम की गहराई को उजागर करता है। जब कोई व्यक्ति वेट्स उठाता है, रेजिस्टेंस से लड़ता है या किसी भी रेपिटेटिव फिजिकल चैलेंज में खुद को डालता है, तो उसके मसल्स से ज्यादा बदलाव उसके माइंड में होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन और बीडीएनएफ, ये तीनों न्यूरोकेमिकल्स फिजिकल स्ट्रेन के दौरान बढ़ते हैं। यही वो केमिकल्स हैं जो मोटिवेशन आर्किटेक्चर, लर्निंग सर्किट्स और इमोशनल स्टेबिलिटी को मजबूत करते हैं। यह फिजिकल स्ट्रेस दिमाग के लिए एक सिग्नल है, तुम डर नहीं रहे, तुम सामना कर रहे हो। यह सिग्नल लिम्बिक सिस्टम की पैनिक टेंडेंसी को शांत करता है। हर रेपिटेशन, चाहे वह पुशअप हो या डेडलिफ्ट, उस माइक्रो मोमेंट में
दिमाग को एक मैसेज देता है कि डिस्कम्फर्ट तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। ये रिपीटेड एक्सपोजर धीरे धीरे इमोशनल सिस्टम में एक शांत मजबूती पैदा करता है। इसी कारण कहा जाता है कि जो लोग नियमित फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं वे न सिर्फ शरीर से बल्कि अंदर से भी स्थिर हो जाते हैं। यह स्टेबिलिटी मांसपेशियों में नहीं, आमिगदला की कम हुई रिएक्टिविटी में छिपी होती है। डार्क साइकोलॉजी में यह प्रिंसिपल इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इमोशनल न्यूट्रलिटी, सेल्फ कंट्रोल और इंटरनल बोल्डनेस सीधे फिजिकल कंडीशनिंग से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति फिजिकल टेंशन को सस्टेन करना सीखता है तो दिमाग इंटरनल टेंशन को भी काम तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड एथलीट्स, सोल्जर्स या लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स इंटेंस परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। उनका नर्वस सिस्टम ट्रेंड होता है, पैनिक उनके लिए डिफॉल्ट रिएक्शन नहीं बल्कि एक बाईपास पाथवे बन जाता है। न्यूरोफिजिकल रीइंफोर्समेंट यही बाईपास बनाता है। लेकिन यह रीइंफोर्समेंट सिर्फ इमोशनल कंट्रोल नहीं लाता, यह कॉग्निटिव पावर भी बढ़ाता है। बीडीएनएफ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान सबसे अधिक रिलीज होता है। यह प्रोटीन न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और पुराने पाथवेज को एफिशिएंट बनाता है। इसलिए फिजिकल ट्रेनिंग लर्निंग एबिलिटी को भी सुधारती है। जो लोग हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं वे दिमाग को सिर्फ थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो लोग कंट्रोल्ड स्ट्रेन में जाते हैं, मॉडरेट रेजिस्टेंस, स्टेडी ब्रेथ, रिपीटेड टेंशन, ते अपने दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। न्यूरोसाइंस यह भी दिखाती है कि वॉलंटरी स्ट्रेन यानी ऐसा स्ट्रेन जिसे आप खुद चुनते हैं दिमाग को रेजिलियंस सिखाता है। जब स्ट्रेन फोर्स्ड होता है तो सिस्टम में स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन जब स्ट्रेन सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो सिस्टम में कंट्रोल बढ़ता है। यह डिफरेंस सटल है लेकिन निर्णायक। यही वह कारण है कि सेल्फ चोजन डिस्कम्फर्ट व्यक्ति को साइकोलॉजिकली डोमिनेंट बनाता है। वह मुश्किल परिस्थितियों में खुद को हेल्पलेस नहीं, केपेबल महसूस करता है। उसका नर्वस सिस्टम थ्रेट नहीं, चैलेंज डिटेक्ट करता है। न्यूरोफिजिकल रीइंफोर्समेंट की गहराई यह है कि यह व्यक्ति के दिमाग को क्रश नहीं करता, यह उसे कसता है। वह ऐसे पैटर्न्स बनाता है जो कठिन परिस्थितियों में मन को टूटने नहीं देते। वह इंटरनल नॉइज को कमजोर कर देता है और एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रल कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि वह सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ है, वह क्वाइटर भी हुआ है। यह क्वाइट पावर डार्क साइकोलॉजी में मास्टरी का मूल है। यह वह शांत स्थिरता है जिससे निर्णय साफ होते हैं, परसेप्शन तेज होती है और रिएक्शंस नियंत्रित। अंत में यह प्रिंसिपल यह सिखाता है कि दिमाग की शक्ति सिर्फ मेडिटेशन, नॉलेज या प्लानिंग से नहीं आती। वह स्ट्रेन से, रेपिटेशन से, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने शरीर के रेजिस्टेंस पैटर्न को रेगुलर रूप से एक्टिवेट करता है वह अपने दिमाग के फियर सर्किट्स को शक्ति में बदल देता है। नर्वस सिस्टम रिफाइंड हो जाता है और व्यक्ति अंदर से आक्रामक नहीं, शांत, स्थिर और रेजर शार्प बन जाता है। चैप्टर 11 मॉर्निंग कॉग्निटिव साइलेंस। सुबह का पहला घंटा सिर्फ समय नहीं है, यह दिमाग की रीसेट प्रक्रिया का सबसे गहरा चरण है। रात भर की नींद सेंसरी पाथवेज को शांत करती है और जागने के बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे ऑपरेशनल होता है। यही वह फ्रेजाइल मोमेंट होता है जहां दिमाग बाहरी दुनिया से खाली और अंदर से रिसेप्टिव होता है। मॉर्निंग कॉग्निटिव साइलेंस इसी खामोशी की शक्ति को पकड़ता है। यह वह अभ्यास है जिसमें व्यक्ति सुबह के पहले 60 मिनटों में किसी बाहरी स्टिमुलेशन, स्क्रीन, कॉन्वर्सेशन, नोटिफिकेशन, न्यूज, सोशल इनपुट को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। यह साइलेंस अस्थायी नहीं, पर्पसफुल होती है। इस साइलेंस में दिमाग अपना बेसलाइन दोबारा कैलिब्रेट करता है, जिससे पूरा दिन क्लैरिटी की दिशा में मोड़ लेता है। अकेसीला सब है। इस पहले घंटे का सबसे बड़ा प्रभाव अटेंशन सिस्टम पर होता है।
सामान्य दिनों में व्यक्ति जागते ही फोन उठाता है और कुछ मिनटों में ही उसकी अटेंशन एक्सटर्नल डिमांड्स में गिर जाती है। डोपामीन सर्किट्स फास्ट स्क्रोलिंग और माइक्रो स्टिमुलेशन से हाईजैक हो जाती है। दिमाग शांत से रिएक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब सुबह स्क्रीन साइलेंस रखा जाता है तो यह साइकिल टूट जाती है। दिमाग धीरे धीरे उस इंटरनल क्लैरिटी को एक्टिवेट करता है जिसे न्यूरोसाइंस न्यूरल क्वाइटिंग फेज कहती है। इस फेज में फ्रंटल नेटवर्क्स एक स्टेबल बेसलाइन बनाते हैं और लिम्बिक इंपल्सेस सप्रेस्ड रहते हैं। व्यक्ति काम अलर्टनेस में होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें डिस्ट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। मॉर्निंग कॉग्निटिव साइलेंस व्यक्तित्व को गहराई से बदल देता है क्योंकि यह माइंड को पहले एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सिग्नल्स पढ़ना सिखाता है। जब कोई व्यक्ति जागते ही अपनी हार्ट बीट, ब्रेथ पैटर्न, मॉर्निंग थॉट्स और सटल इमोशंस को महसूस करता है तो वह अपनी साइकोलॉजी की पहली परत से जुड़ता है। यह कनेक्शन सुबह की डायरेक्शन तय करती है। जो व्यक्ति सुबह इंटरनल अलाइनमेंट में होता है उसका दिन मैकेनिकल नहीं चलता, वह इंटेंशनल चलता है। यह इंटेंशन बाहरी प्रतिस्पर्धा से नहीं आती, यह दिमाग के स्टेबल बेसलाइन से आती है। यही वह रीसेट है जो एंजाइटी को कम करता है और क्लैरिटी को तेज करता है। डार्क साइकोलॉजी में यह अध्याय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग साइलेंस व्यक्ति की इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी तोड़ देता है। जो लोग रिएक्टिव मॉर्निंग्स में जीते हैं वे दिन भर अपनी भावनाओं के गुलाम रहते हैं। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी सी नेगेटिविटी उन्हें डिसबैलेंस कर सकती है। लेकिन मैनुअल मॉर्निंग साइलेंस नर्वस सिस्टम को सिखाता है कि पहला रिएक्शन आपका नहीं, सिस्टम का होता है। और यदि सुबह ही सिस्टम को न्यूट्रल रखा जाए तो बाहरी घटनाएं व्यक्ति को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाती। इससे व्यक्ति इंटरैक्शंस में अधिक ऑब्जर्वेंट, अधिक कैलकुलेटिंग और अधिक कंपोज्ड बनता है। यह पावर किसी भी निगोशिएशन, डिसीजन या ह्यूमन रीडिंग में उसकी सटल डोमिनेंस बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल प्रभाव यह है कि मॉर्निंग साइलेंस मेमोरी कंसोलिडेशन को इंटीग्रेट करने में मदद करता है। रात की आरएम नींद में दिमाग इनकम्प्लीट थॉट्स को स्टेबलाइज करता है, लेकिन सुबह की साइलेंस इन स्टेबलाइज्ड पैटर्न्स को एक्सेसिबल बना देती है। मतलब यह है कि आप रात की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर रहे होते, आप उसे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। यह इंटीग्रेशन क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग दोनों को बूस्ट करता है। इसीलिए कई लोग अपनी सबसे गहरी इनसाइट्स सुबह की शांति में पाते हैं। मॉर्निंग कॉग्निटिव साइलेंस का असली सार यह है कि सुबह दुनिया को मत जगाओ, पहले अपने दिमाग को जगने दो। जब दिमाग को एक शांत, अनइंटरप्टेड स्पेस मिलता है तो उसकी वायरिंग स्वयं संगठित होने लगती है। यह ऑर्गेनाइजेशन कियोटिक नहीं, स्ट्रक्चर्ड होती है। विचार सीधी रेखा में चलते हैं, निर्णय शांत मन से निकलते हैं और परसेप्शन तेज हो जाती है। व्यक्ति एक अलग तरह की मेंटल सॉलिडिटी महसूस करता है जिसे बाहरी अराजकता हिला नहीं पाती। अंत में मॉर्निंग कॉग्निटिव साइलेंस आपको यह महसूस कराता है कि नियंत्रण किसी बाहरी आदत से नहीं आता, वह सुबह की पहली खामोशी से आता है। यही खामोशी आपकी मनोवस्था का फाउंडेशन बन जाती है। जिसने सुबह की खामोशी को पकड़ा उसने दिन की दिशा को नियंत्रित कर लिया। चैप्टर 12, ब्रेन फ्यूल रिचुअल। दिमाग को शक्ति देने के लिए लोग प्रेरणा, इच्छा शक्ति या मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक सरल और कहीं अधिक कठोर है। मस्तिष्क एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो शांति, क्लैरिटी और फोकस के लिए लगातार ऊर्जा मांगता है। यह ऊर्जा सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, यह प्रिसाइज बायोकेमिकल फ्यूल होता है। ब्रेन फ्यूल रिचुअल इसी प्रिसीजन को एक रिचुअल की तरह स्थापित करता है। दिमाग अपनी हाईएस्ट क्लैरिटी तब दिखाता है जब ग्लूकोज स्टेबल हो, हाइड्रेशन इंटैक्ट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उपलब्ध हो और एंटीऑक्सीडेंट लोड पर्याप्त हो। यह फाउंडेशन जितना साधारण लगता है
उतना ही निर्मम भी है, क्योंकि दिमाग को फ्यूल की कंसिस्टेंसी चाहिए, वैरायटी नहीं। सुबह के पहले भोजन का दिमाग पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इसका कारण सिंपल मेटाबॉलिक मैकेनिक्स है। रात भर इंसुलिन एक्टिविटी कम होती है और सुबह दिमाग एनर्जी को साफ सिग्नल की तरह एब्जॉर्ब करता है। यदि यह मील प्रोसेस्ड शुगर या हैवी कार्ब्स का हो, तो रक्त में ग्लूकोज अचानक ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे गिर जाता है। यह गिरावट कॉग्निटिव क्रैश पैदा करती है, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, स्कैटर्ड थॉट्स। लेकिन अगर सुबह का फ्यूल स्लो डाइजेस्टिंग फैट्स, प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आधारित हो, तो ग्लूकोज कर्व स्मूथ रहती है। यही स्मूथनेस दिमाग को काम फोकस की अवस्था देती है। व्यक्ति शार्पली जागा हुआ होता है, लेकिन एंग्शियस नहीं। ब्रेन फ्यूल रिचुअल में सबसे प्रमुख तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ईपीए और डीएचए। ये कंपाउंड्स न्यूरल मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे न्यूरॉन्स सिग्नल्स तेजी से कंडक्ट करते हैं। जब न्यूरल मेम्ब्रेन्स फ्लेक्सिबल होती है, तो थिंकिंग फ्रिक्शनलेस हो जाती है। यही कारण है कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे कॉग्निशन का ऑयल कहते हैं। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को रेगुलेट करता है और स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक्स को फ्लैटन करता है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके दिमाग को साफ रखते हैं। ये सब टुगेदर मिलकर ब्रेन को एक ऐसी केमिकल क्लैरिटी देते हैं जो मोटिवेशन से नहीं, इंटरनल स्टेबिलिटी से पैदा होती है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में इस रिचुअल का एक सटल वेपन है इमोशन स्टेबलाइजेशन। जब ग्लूकोज स्टेबल होता है और न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बैलेंस्ड होती है, तो लिम्बिक सिस्टम ओवर रिएक्ट नहीं करती। व्यक्ति छोटी प्रोवोकेशंस पर भड़कता नहीं, उसकी इमोशनल टोन शांत रहती है। यही कामनेस उसे इंटरैक्शंस में परसेप्चुअल एडवांटेज देती है। वह लोगों की आवाज के टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल बिहेवियरल शिफ्ट्स को ऑब्जर्व कर पाता है। एक अनस्टेबल दिमाग यह सब नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम खुद अस्थिर होता है। ब्रेन फ्यूल रिचुअल व्यक्ति को इंटरनली न्यूट्रल बनाता है। वह ना हाइपर होता है, न डल। यही न्यूट्रलिटी पावर बन जाती है। दिमाग के फ्यूल का एक और बड़ा प्रभाव कॉग्निटिव एंड्योरेंस पर होता है। लोग सोचते हैं कि उनका फोकस टूटता है क्योंकि उनका माइंड वीक है। सच ये है कि उनका बायोकेमिकल टेरेन अनस्टेबल होता है। जब एनर्जी सप्लाई कंसिस्टेंट होती है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है। यह वही कंसिस्टेंसी है जो डीप वर्क, एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिएटिव सिंथेसिस जैसे हाई लेवल कॉग्निटिव टास्क को संभव बनाती है। दिमाग को हाई परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ आइडियाज की जरूरत नहीं होती, उसे स्टेबल एनर्जी चाहिए जो विचारों को सस्टेन कर सके। ब्रेन फ्यूल रिचुअल भोजन के बारे में नहीं है, यह दिमाग की आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति अपने ब्रेन फ्यूल को कंसिस्टेंट कर देता है, तो उसे बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका माइंड स्वाभाविक रूप से स्टेबल रहता है, उसकी क्लैरिटी प्रिडिक्टेबल हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स पर नहीं, केमिस्ट्री पर आधारित होती है। यही वह सटल शिफ्ट है जहां दिमाग एक फ्रैजाइल सिस्टम से एक कंट्रोल्ड सिस्टम में बदल जाता है। अंत में यही समझ आता है कि शक्ति नॉलेज से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। जो व्यक्ति अपने ब्रेन फ्यूल को मास्टर कर लेता है, वह अपनी साइकोलॉजी को भी मास्टर कर लेता है, क्योंकि दिमाग वही सोच सकता है जिसके लिए उसका केमिस्ट्री अलाउ करती है। रिचुअल जितना छोटा है, उसका इफेक्ट उतना ही विशाल है। चैप्टर 13, स्मॉल विंस डोपामिन लूप। मानव दिमाग जीत के आकार से प्रभावित नहीं होता, वह जीत की आवृत्ति से प्रभावित होता है। यह एक ऐसा नियम है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते और जीवन भर गलत दिशा में एनर्जी खर्च करते रहते हैं। स्मॉल विंस डोपामिन लूप इसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। दिमाग
बड़ी उपलब्धियों से उतना स्थिर डोपामिन रिलीज नहीं करता जितना लगातार छोटे छोटे प्रगति प्रगति संकेतों से करता है। हर छोटा काम, हर पूर्ण किया गया माइक्रो टास्क, हर टाइनी कंप्लीशन दिमाग में डोपामिन का एक सूक्ष्म सर्ज पैदा करता है। यह सर्ज कम होता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गहरा होता है, क्योंकि यही छोटे सर्जेस मोटिवेशन आर्किटेक्चर को स्थिर रखते हैं। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बड़े लक्ष्यों से आती है, लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार बड़ा लक्ष्य डोपामिन का सबसे कमजोर ट्रिगर है। बड़े लक्ष्य डिस्टेंट फ्यूचर में होते हैं। दिमाग को इमीडिएट सिग्नल्स चाहिए, ऐसे सिग्नल्स जो मैं आगे बढ़ रहा हूं की भावना पैदा करें। जब कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत एक छोटे लेकिन इंटेंशनल टास्क से करता है, तो दिमाग पहला सर्ज तुरंत देता है। यह सर्ज सिर्फ खुशी नहीं, डायरेक्शन पैदा करता है। यही दिशा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करती है और दिमाग दिन के आगे के टास्क को कम रेजिस्टेंस के साथ उठाता है। यह इंटरनल मोमेंटम वही है जिसे लोग अक्सर डिसिप्लिन समझ लेते हैं, जबकि सच में वह डोपामिन ड्रिवन स्टेबिलिटी होती है। स्मॉल विंस डोपामिन लूप का असली वेपन यह है कि यह दिमाग की प्रोक्रास्टिनेशन सर्किट्स को रीवायर करता है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है, तो एमिगडाला थ्रेट डिटेक्ट करती है और व्यक्ति अवॉइड करने लगता है। लेकिन जब वही काम माइक्रो स्टेप्स में टूट जाता है, एक छोटा हिस्सा, एक छोटा लिखना, एक छोटा एक्शन, तो अमिगडाला शांत रहती है और टास्क अप्रोचेबल बन जाता है। हर पूरा हुआ माइक्रो स्टेप एक डोपामिन ड्रिप की तरह एक्ट करता है। धीरे धीरे यह ड्रिप एक व्यवहारिक लत बन जाती है और व्यक्ति काम अवॉइड नहीं करता, वह कंप्लीशन की माइक्रो हाइस खोजने लगता है। डार्क साइकोलॉजी में यह लूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के बिहेवियर पर उसका कंट्रोल बढ़ाता है। जो लोग इंटरनल डोपामिन रेगुलेशन सीख लेते हैं, वे बाहरी रिवॉर्ड्स पर निर्भर नहीं रहते। उन्हें वैलिडेशन की जरूरत कम होती जाती है और उनका सिस्टम सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सोशल डायनेमिक्स में भी स्थिर रहता है। वह अप्रूवल चेस नहीं करता क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी रिवॉर्ड रिच होता है। यह सटल साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस इंटरैक्शंस में एक नेचुरल डोमिनेंस पैदा करती है। लोग ऐसे व्यक्ति को ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंजली कंपोज महसूस करते हैं, लेकिन इसकी जड़ केमिस्ट्री में होती है। स्मॉल विंस का एक और गहरा प्रभाव है कॉग्निटिव इनर्शिया को खत्म करना। अक्सर लोग काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग स्टार्टिंग फ्रिक्शन में फंसा रहता है। लेकिन जब आप दिमाग को छोटे विंस की आदत डालते हैं, तो शुरुआत का रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। दिमाग को सिखाया जाता है कि एक्शन ईल रिवॉर्ड। यह एसोसिएशन रिपीटेड होने पर ऑटोमेटिक बन जाती है। इसी वजह से कुछ लोग हमेशा प्रोडक्टिव नजर आते हैं। वे बड़ी चीजें नहीं कर रहे होते, वे छोटी चीजें लगातार कर रहे होते हैं और वही कंसिस्टेंसी कंपाउंड होकर बड़े परिणामों में बदलती है। स्मॉल विंस डोपामिन लूप अंत में आपको यही एहसास कराती है कि बड़े लक्ष्य सिर्फ दिशा देते हैं, लेकिन छोटे विंस गति देते हैं। मनुष्य दिशा के बिना भटकता है और गति के बिना रुक जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी डेली माइक्रो विंस को एक रिचुअल बना लेता है, तो उसका नर्वस सिस्टम हर दिन एक क्लीन एंट्री और एक कंट्रोल्ड एग्जिट बनाता है। यह प्रक्रिया मानसिक केओस को खत्म करती है और स्थिर प्रोडक्टिविटी को जन्म देती है। जो व्यक्ति इस लूप को समझ लेता है, उसके लिए मोटिवेशन एक भावना नहीं, एक पैटर्न बन जाती है। चैप्टर 14, कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्ट। मन को भटकना कमजोरी नहीं, आवश्यकता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड ड्रिफ्ट दिमाग को स्कैटर कर देता है, जबकि कंट्रोल्ड ड्रिफ्ट क्रिएटिविटी को शार्पन करता है। कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्ट इसी गहरे अंतर को पकड़ता है। दिमाग लगातार दो बड़े नेटवर्क के बीच झूलता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, जो फोकस को मेंटेन करता है, और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क,
जो इमेजिनेशन, रिफ्लेक्शन और डीप एसोसिएशन को चलाता है। लोग डिफॉल्ट मोड को डिस्ट्रैक्शन समझ लेते हैं, लेकिन यही नेटवर्क वह स्थान है जहां दिमाग इनकम्प्लीट आइडियाज को जोड़ता है, नई पॉसिबिलिटीज बनाता है और डेंस मेमोरीज को इंटीग्रेट करता है। कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्ट इन दोनों नेटवर्क्स को सही समय पर एक्टिवेट करने की कला है, ताकि दिमाग न तो रिजिड हो और न ही केओटिक। जब आप जानबूझकर अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए भटकने देते हैं, एक छोटी वॉक, हल्का स्टीयरिंग पॉज या साइलेंट स्पेसिंग, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाता है। यह रिलीज दिमाग को मैकेनिकल सोच से बाहर निकालता है। इसी दौरान सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में एसोसिएशंस क्रिएट करता है। यही वह हिडन लैबोरेटरी है जहां आइडियाज मैच्योर होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनके बेस्ट थॉट्स अचानक आते हैं, लेकिन यह अचानक नहीं होता। यह ड्रिफ्ट एक्टिवेटेड प्रोसेस होती है जो दिमाग को लीनियर सोच से नॉन लीनियर सोच में शिफ्ट करती है। नॉन लीनियर सोच ही क्रिएटिविटी का मूल है। कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्टिंग का दूसरा गहरा न्यूरोलॉजिकल प्रभाव कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पर होता है। जब दिमाग को ड्रिफ्ट की अनुमति मिलती है, तो वह एक ही थॉट लूप में फंसा नहीं रहता। वह रिजिडनेस तोड़ता है और नए पर्सपेक्टिव्स पैदा करता है। डार्क साइकोलॉजी में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी सटल पावर है, क्योंकि रिजिड माइंड प्रिडिक्टेबल होता है, जबकि फ्लेक्सिबल माइंड अनरीडेबल। फ्लेक्सिबल माइंड जल्दी अडेप्ट करता है, जल्दी एनालाइज करता है और जल्दी डिटैच करता है। यह डिटैचमेंट भावनात्मक सुपीरियर पोजीशन पैदा करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब नहीं करता। दिमाग में यह ड्रिफ्ट बहुत केयरफुली कैलिब्रेट होती है। अनकंट्रोल्ड माइंड वॉन्डरिंग एंजाइटी बढ़ाती है, क्योंकि थॉट्स रैंडम पैटर्न्स में घूमते हैं और इंटरनल नॉइज बढ़ जाता है। लेकिन कंट्रोल ड्रिफ्ट काम स्पेक्ट्रम में होती है, बिना इमोशनल चार्ज, बिना अर्जेंसी, बिना प्रेशर। यह ड्रिफ्ट सूदिंग होती है, जैसे दिमाग खुद को इंटरनली साफ कर रहा हो। रिसर्च बताती है कि कंट्रोल ड्रिफ्टिंग से मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में स्लो सिंक्रोनाइजेशन बनती है, जो क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिडन क्लैरिटी पैदा करती है। कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्ट का एक व्यावहारिक पहलू साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग भी है। जब व्यक्ति कठिन स्थिति में होता है और दिमाग को थोड़ी देर ड्रिफ्ट करने देता है, तो समस्या ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देती है, सेल्फ की तरह नहीं। यह डिस्टेंस परसेप्शन नहीं बदलता, यह इंटरप्रिटेशन बदल देता है। इंटरप्रिटेशन जितनी साफ होती है, डिसीजन उतने शांत और प्रिसाइज होते हैं। यही वह स्थान है जहां कंट्रोल ड्रिफ्टिंग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बदल जाती है। एक ऐसा थिंकिंग मोड जिसमें व्यक्ति इंपल्सिव रिएक्शन नहीं करता, बल्कि स्लो, डिलिबरेट क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करता है। कई महान थिंकर्स, राइटर्स और साइंटिस्ट ड्रिफ्ट को अपनी शक्ति मानते थे। वे लंबे समय तक डीप फोकस नहीं करते थे। वे सोच की टाइटनेस और हल्के स्पेसिंग के बीच रिदम रखते थे। इसी रिदम में सबकॉन्शियस उन्हें वह कनेक्शन देता था जिसे कॉन्शियस एफर्ट पकड़ ही नहीं सकता। कंट्रोल ड्रिफ्टिंग क्रिएटिविटी को रैंडम नहीं, बल्कि पैटर्न बनाती है। यह पैटर्न क्रिएटिविटी ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को एवरेज माइंड से ऊपर उठा देती है। अंत में कंट्रोल्ड माइंड ड्रिफ्ट यह सिखाता है कि दिमाग को न तो हमेशा फोकस में रहना चाहिए, न हमेशा फ्री फ्लो में। मास्टरी दोनों अवस्थाओं के बीच कंट्रोल्ड स्विच में है। जिसने यह स्विच समझ लिया, उसने अपने माइंड को एक दो गति वाली मशीन बना लिया, प्रिसीजन भी और इमेजिनेशन भी। यही बैलेंस्ड इंटेलिजेंस व्यक्ति को तेज भी बनाती है और गहरा भी। चैप्टर 15, नॉइज ग्रेडियंट इंजीनियरिंग। दिमाग शोर को सिर्फ सुनता नहीं, वह उससे लड़ता भी है। हर आवाज, चाहे हल्की हो या तेज, थोड़ा सा कॉग्निटिव लोड पैदा करती है। लेकिन सभी शोर एक जैसे नहीं होते।
कुछ शोर दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ शोर दिमाग को स्टेबलाइज करते हैं। नॉइज ग्रेडियंट इंजीनियरिंग इसी समझ की विज्ञान है। कैसे साउंड फ्रीक्वेंसीज को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि दिमाग डिस्ट्रैक्शन से निकलकर डीप फोकस की अवस्था में आ जाए। यह इंजीनियरिंग दिमाग को साइलेंस नहीं देती, यह उसे पैटर्न नॉइज देती है। पैटर्न नॉइज वह आर्किटेक्चर है जो दिमाग को एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस से शील्ड करता है और इंटरनल क्लैरिटी को एम्पलीफाई करता है। मानव दिमाग रैंडम नॉइज को खतरे की तरह पहचानता है। किसी भी अनियमित आवाज, व्हीकल हॉर्न, लोगों की बातचीत, सडन साउंड्स को थैलेमस तुरंत प्रायोरिटी सिग्नल की तरह पुश करता है। इससे अटेंशन ब्रेक होती है। लेकिन जब नॉइज प्रेडिक्टेबल हो, स्टेडी हो, कंसिस्टेंट हो, जैसे व्हाइट नॉइज, पिंक नॉइज, ब्राउन नॉइज, तो दिमाग उसे फिल्टर कर देता है। वह नॉइज को बैकग्राउंड वॉल की तरह मान लेता है। यह एक साउंड बैरियर बनाता है जो एक्सटर्नल अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। इसी बैरियर में व्यक्ति डीप फोकस में जाता है। यह वही कारण है कि कई हाई परफॉर्मेंस थिंकर्स और न्यूरो रिसर्चर्स अपनी वर्क स्पेस में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। व्हाइट नॉइज एक फ्लैट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। यह सारी फ्रीक्वेंसीज पर समान एनर्जी देता है। यह दिमाग को सडन डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और एक सक्शन लाइक फोकस पैदा करता है। पिंक नॉइज थोड़ी सॉफ्ट होती है, मिड फ्रीक्वेंसीज डोमिनेंट रहती है। यह काम अलर्टनेस देती है। ब्राउन नॉइज डीप फ्रीक्वेंसी रिच होता है। यह नर्वस सिस्टम को ग्राउंड करता है, इंटरनल एंजाइटी को कम करता है और स्टेबिलिटी देता है। नॉइज ग्रेडियंट इंजीनियरिंग में इन नॉइजेस को टास्क के अनुसार शिफ्ट किया जाता है। एनालिसिस के लिए व्हाइट नॉइज, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए पिंक नॉइज, इमोशनल स्टेबलाइजेशन के लिए ब्राउन नॉइज। डार्क साइकोलॉजी में इस टेक्निक की गहराई और बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम साउंड स्टेबिलिटी में होता है तो वह इंटरेक्शंस में ज्यादा ऑब्जर्वेंट और कम रिएक्टिव होता है। वह एक्सटर्नल केओस से प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसके ध्यान की नींव साउंड स्टेबिलिटी में एंकर्ड होती है। दूसरों की आवाजों के टोन शिफ्ट्स, माइक्रोफॉल्टर, हेजिटेशन, ये सब पैटर्न्स क्लियरर दिखाई देने लगते हैं। नॉइज इंजीनियर्ड माइंड एक स्टेडी लेंस की तरह काम करता है। बाहर की हलचल उसे नहीं तोड़ती। नॉइज ग्रेडियंट इंजीनियरिंग का एक और वास्तविक लेकिन कम समझा गया प्रभाव है न्यूरल लोड रिडक्शन। लगातार साउंड मॉड्यूलेशन दिमाग का एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। लेकिन जब बैकग्राउंड में स्टेडी पैटर्न नॉइज चल रहा होता है तो दिमाग इरेलीवेंट सिग्नल्स को इग्नोर करने लगता है। इस इग्नोरिंग से एनर्जी बचती है। इस कंजर्व्ड एनर्जी का उपयोग दिमाग हायर टास्क्स में कर सकता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग, मेमोरी एनकोडिंग। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे साइलेंस में काम नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट साइलेंस में दिमाग एक्सटर्नल थ्रेट के लिए हाइपर अवेयर हो जाता है। लेकिन कंट्रोल्ड नॉइज दिमाग को सेफ महसूस कराता है और उसे फोकस में लॉक कर देता है। नॉइज इंजीनियरिंग व्यक्ति की इंटरनल स्टेट को भी रीसेट करती है। जो लोग दिन में एंग्शियस महसूस करते हैं, स्कैटर्ड थॉट्स में फंस जाते हैं या अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, वे अक्सर अनकंट्रोल्ड साउंड इनपुट से ओवरवेल्म्ड होते हैं। पैटर्न नॉइज नर्वस सिस्टम पर एक कॉम्प्रेशन की तरह एक्ट करता है। थॉट्स लीनियर होने लगते हैं, ब्रीदिंग डीप होती है और माइंड काम हो जाता है। यह कामनेस मैकेनिकल नहीं, न्यूरोफिजियोलॉजिकल होती है और यह व्यक्ति को डीप परफॉर्मेंस जोन्स में ले जाती है। अंत में नॉइज ग्रेडियंट इंजीनियरिंग यह सिखाती है कि साउंड एनवायरनमेंट माइंड की आर्किटेक्चर बदल देता है। यह सिर्फ बैकग्राउंड चॉइस नहीं है, यह कॉग्निटिव इंजीनियरिंग है। जिसने साउंड को कंट्रोल कर लिया, उसने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया और अटेंशन ही वह करेंसी है जिससे माइंड की शक्ति खरीदी जाती है। चैप्टर 16, रिट्रीवल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल। सीखने की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पढ़ना सीखना है। लोग घंटों किताबें पलटते हैं, वीडियोस देखते हैं,
नोट्स बनाते हैं और सोचते हैं कि उनका दिमाग नॉलेज से भर गया है। लेकिन न्यूरोसाइंस का सबसे कठोर सच यही है। दिमाग इंफॉर्मेशन को तभी सीखता है जब उसे वापस खींचने की कोशिश की जाती है। रिट्रीवल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल इसी फंडामेंटल ट्रूथ का गहरा, सीधा और निर्मम चित्रण है। यह कहता है, सीखना इनपुट नहीं है, सीखना रिट्रीवल है। जब दिमाग फोर्सफुली किसी जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तब न्यूरॉन्स में वह स्ट्रेन पैदा होती है जो मेमोरी को स्थायी बनाती है। यह वही स्ट्रेन है जिसे लोग डिस्कंफर्ट कहते हैं, और यही डिस्कंफर्ट लर्निंग की असली कीमत है। जब आप बिना देखे किसी कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, तो हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक्टिव सर्किटरी बनता है। यह सर्किटरी फ्रैजाइल नहीं होती, यह हार्ड कोडेड होती है। रिपीटेड रिट्रीवल इन पाथवेज को और गहरा करता है। जैसे किसी पगडंडी पर बार बार चलने से वह साफ और मजबूत हो जाती है। न्यूरोसाइंस इसे टेस्टिंग इफेक्ट कहती है, लेकिन असल ट्रूथ यह है कि टेस्टिंग माइंड को चोट नहीं करती, टेस्टिंग माइंड को शेप करती है। जितनी बार रिट्रीवल होता है, उतनी बार दिमाग यह सीखता है कि कौन सी जानकारी क्रिटिकल है। वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती है। रिट्रीवल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल का एक डार्क साइकोलॉजिकल एंगल भी है। यह व्यक्ति को अलग तरह की क्लैरिटी देता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को खुद रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको यह साफ दिखने लगता है कि आपने क्या सच में सीखा है और क्या सिर्फ सुना है। यह सेल्फ अवेयरनेस एक तरह की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जन्म देती है। कई लोग अपने ज्ञान को लेकर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन रिट्रीवल उन्हें एक्सपोज कर देता है। रिट्रीवल बताता है कि कौन सी नॉलेज सरफेस लेवल है और कौन सी इंटरनलाइज्ड है। यह डिस्टिंक्शन जितनी जल्दी समझ आए, उतना बेहतर, क्योंकि याद रखना दुनिया से नहीं, अपनी लिमिटेशन से शुरू होता है। रिट्रीवल इंटेलिजेंस व्यक्ति की रीजनिंग पावर भी बढ़ाती है। जब दिमाग खुद को उत्तर खोजने के लिए पुश करता है, तो वह पैसिव मोड से एक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। एक्टिव मोड लॉजिकल स्ट्रक्चर, कॉजेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन को एक्टिवेट करता है। यानी आप सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, आप रीजनिंग का ढांचा जोड़ रहे होते हैं। यही कारण है कि रिट्रीवल प्रैक्टिशनर्स समय के साथ ज्यादा शार्प, प्रिसाइज और क्विक थिंकर्स बन जाते हैं। उनका माइंड स्कैटर्ड नहीं चलता, वह स्ट्रक्चर्ड चलता है। वह जानकारी को खींचते नहीं, एक्सेस करते हैं। और यह एक्सेस ही इंटेलिजेंस की पहचान है। रिट्रीवल का एक सटल न्यूरोलॉजिकल लाभ कॉग्निटिव कॉन्फिडेंस है। जब आप रिपीटेडली अपने दिमाग को टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और एरर्स डिटेक्ट करते हैं, तो नर्वस सिस्टम अनसर्टेनिटी फियर खो देता है। अधिकतर लोग इसलिए बोलने, समझाने या परफॉर्म करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं होता। लेकिन रिट्रीवल उस ट्रस्ट को बिल्ड करता है। यह ट्रस्ट ईगो बेस्ड नहीं होता, यह मेमोरी बेस्ड होता है। और यही ट्रस्ट व्यक्ति को इंटरैक्शंस में एडवांटेज देता है। वह सोचते समय हेजिटेट नहीं करता। हेजिटेशन की कमी उसे नेचुरली कॉम्पिटेंट दिखाती है। रिट्रीवल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल हैबिट बनते बनते एक इंटरनल सिस्टम विकसित कर देता है। व्यक्ति पैसिव लर्निंग से दूर होने लगता है। वह किताबें कम पढ़ता है और रिकॉल ज्यादा करता है। वह इंफॉर्मेशन जमा नहीं करता, वह इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने की क्षमता ही लर्निंग की अंतिम सीढ़ी है। इसी वजह से रिट्रीवल आधारित लर्नर बाहरी कॉम्प्लेक्सिटी से डरता नहीं। उसका दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी को छोटे पैटर्न्स में तोड़कर संभालने के लिए ट्रेन्ड होता है। अंत में रिट्रीवल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल यह सिखाता है कि दिमाग की असली शक्ति रिकॉल में है, रिकॉग्निशन में नहीं। रिकॉग्निशन आपको यह एहसास देता है कि आप जानते हैं। रिट्रीवल यह साबित करता है कि आप वास्तव में जानते हैं। जिसने रिट्रीवल को मास्टरी बना लिया, उसने लर्निंग को एक हथियार बना लिया, लंबे समय के लिए, गहरा, स्थिर और शार्प।
चैप्टर 17, कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी। लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी आजादी से जन्म लेती है, अनंत विकल्प, खुला दिमाग, कोई सीमा नहीं। लेकिन मानव दिमाग इसके बिल्कुल उलट काम करता है। बहुत अधिक विकल्प दिमाग को फ्रीज कर देते हैं। बहुत अधिक फ्रीडम दिमाग को डायरेक्शनलेस बना देती है। क्रिएटिविटी तब शक्तिशाली होती है जब उस पर सीमाएं लगी हो। कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी इसी साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स को ताकत में बदलती है। ये कहती है कि सीमाएं दिमाग को रोकती नहीं, सीमाएं दिमाग को एनर्जाइज्ड करती है। जब चॉइसेस कम होते हैं तो दिमाग डेप्थ में उतरता है। जब बाउंड्रीज टाइट होती है तो इमेजिनेशन तेज हो जाती है। असली रचनात्मकता हमेशा किसी न किसी कंस्ट्रेंट की दीवारों के बीच पनपी है। न्यूरो साइंस बताती है कि दिमाग स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब समस्या बहुत ब्रॉड हो तो दिमाग उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब प्रॉब्लम को नैरो कर दिया जाता है कुछ सीमाओं के भीतर, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शार्पली एंगेज होता है। यह स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट डीप फोकस और आइडिया जनरेशन दोनों बढ़ाता है। यही कारण है कि क्रिएटिविटी किसी ब्लैंक कैनवस में नहीं, बल्कि लिमिटेड कैनवस में सबसे ज्यादा चमकती है। कंस्ट्रेंट्स दिमाग को फोर्स करते हैं कि वह अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस, हिडन कनेक्शंस और ऑल्टरनेटिव पाथवेज ढूंढे। यह एक्सप्लोरेशन क्रिएटिविटी की सच्ची जड़ है। डार्क साइकोलॉजी में कंस्ट्रेंट्स का एक और गहरा एंगल है। वे दिमाग को प्रेशर देते हैं और कंट्रोल्ड प्रेशर क्रिएटिविटी के सर्किट्स को इग्नाइट करता है। जब व्यक्ति जानता है कि ऑप्शंस सीमित हैं, तो वह ज्यादा सोचता है, गहराई से सोचता है और स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचता है। वह इम्पल्सिव नहीं होता, वह इन्वेंटिव होता है। यह इन्वेंटिव क्वालिटी व्यक्ति को कॉन्वर्सेशंस, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सटल डोमिनेंस देती है। कंस्ट्रेंड माइंड प्रिडिक्टेबल नहीं होता, वह रिसोर्सफुल होता है। रिसोर्सफुलनेस किसी भी सोशल या साइकोलॉजिकल इंटरैक्शन में स्वाभाविक एडवांटेज पैदा करती है। कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी का एक न्यूरोलॉजिकल सीक्रेट कॉग्निटिव लोड शिफ्टिंग है। जब दिमाग को पता होता है कि वह इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में नहीं भटकेगा, तो उसका वर्किंग मेमोरी लोड कम हो जाता है। यह रिडक्शन क्लैरिटी बढ़ाती है। दिमाग अनइम्पॉर्टेंट चॉइसेस को इग्नोर करना सीख जाता है। यह इग्नोरिंग एक तरह का मेंटल शार्पनिंग बन जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति उन आइडियाज पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है जिनका कोई स्ट्रक्चरल रेलेवेंस नहीं। वह सिर्फ मीनिंगफुल पैटर्न्स पर ध्यान देता है। यही स्ट्रीमलाइंड अटेंशन क्रिएटिविटी को रैंडम आइडियाज से मीनिंगफुल आइडियाज में बदल देती है। सीमाएं एनर्जी को चैनलाइज भी करती है। अनरिस्ट्रिक्टेड माइंड ऊर्जा को फैलाता है, जबकि कंस्ट्रेंड माइंड ऊर्जा को केंद्रित करता है। और केंद्रित ऊर्जा क्रिएटिविटी का रॉ फ्यूल है। इतिहास में सभी ब्रेक थ्रू आइडियाज, महान कला, वैज्ञानिक खोजें, तकनीकी नवाचार कंस्ट्रेंट्स के भीतर पैदा हुए। कलाकारों के पास लिमिटेड कलर्स थे, वैज्ञानिकों के पास लिमिटेड टूल्स और थिंकर्स के पास लिमिटेड जानकारी। कंस्ट्रेंट्स ने उन्हें डराया नहीं, कंस्ट्रेंट्स ने उन्हें प्रोवोक किया। यही प्रोवोकेशन इमेजिनेशन को इग्नाइट करती है। कॉन्स्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी का एक और गहरा साइकोलॉजिकल लाभ है डिसीजन फटीग का खत्म होना। जब विकल्प सीमित होते हैं तो व्यक्ति निर्णय तेजी से ले पाता है। यह स्पीड इंपल्सिव नहीं होती, यह एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट डिसीजंस व्यक्ति को इंटरनल कॉन्फिडेंस देती है। वह जानता है कि वह दिशा चुन सकता है और उस दिशा पर टिक सकता है। यही कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी को सस्टेनेबल बनाती है, एक बार की स्पार्क नहीं। यह सस्टेनेबल क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बदल जाती है। अंत में कंस्ट्रेंट बेस्ड क्रिएटिविटी यह सिखाती है कि दिमाग को जितनी आजादी चाहिए उतनी ही सीमा भी चाहिए। बिना सीमा के दिमाग केओटिक होता है। सीमा के भीतर दिमाग जीनियस बनता है। जिसने कंस्ट्रेंट्स को एनिमी नहीं, एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया, उसने क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर लिया डेप्थ में,
क्लैरिटी में और साइकोलॉजिकल प्रिसीजन में। चैप्टर 18, इनसाइड इंक्यूबेशन गैप। गहरी सोच हमेशा उस क्षण नहीं आती जब आप बैठकर सोचने की कोशिश करते हैं। कई बार दिमाग सबसे शक्तिशाली समाधान तब देता है जब आप उससे दूरी बना लेते हैं। इनसाइड इंक्यूबेशन गैप, इसी उल्टे नियम का विज्ञान है काम और विराम के बीच की वह महीन खाई जहां सबकॉन्शियस बिना शोर किए सबसे कठिन समस्याओं को हल करता है। जब आप इंटेंस फोकस के बाद अपने माइंड को कुछ मिनटों के लिए डिसएंगेज करते हैं तो दिमाग लीनियर सोच से नॉन लीनियर सोच में शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट शैलो नहीं होता, ये आर्किटेक्चर लेवल होता है। कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में रहता है लेकिन सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में कनेक्शंस जोड़ना शुरू कर देता है। यही वह अवस्था है जो ब्रेक थ्रू आइडियाज पैदा करती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग लगातार दो मोड्स में चलता है, फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड। फोकस्ड मोड वह अवस्था है जहां दिमाग एक दिशा में काम करता है, लॉजिक, रूल्स और मेमोरी पर निर्भर करता है। लेकिन डिफ्यूज मोड वह जोन है जहां दिमाग इंफॉर्मेशन को फ्री फॉर्म में रीअरेंज करता है। यही रीअरेंजमेंट नए सॉल्यूशंस, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स और यूनिक एसोसिएशंस बनाती है। इनसाइट इंक्यूबेशन गैप इन दोनों मोड्स के बीच का इंटेंशनल स्विच है। जब आप काम के बाद थोड़ी देर दूरी बनाते हैं, वॉक, साइलेंस, स्टेयरिंग पॉज, तो सबकॉन्शियस वह काम फिनिश करता है जिसे कॉन्शियस शुरू करके छोड़ चुका था। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में यह गैप एक अलग शक्ति रखता है। यह व्यक्ति को कॉग्निटिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है। जब कोई माइंड लगातार फोकस्ड रहता है तो वह प्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच के बीच कंट्रोल्ड ब्रेक्स लेता है वह डीपर, लेयर्ड और न्यूआंस्ड इंसाइट्स पैदा करता है। वह वही बातें देख लेता है जो दूसरे चूक जाते हैं। यह कैपेसिटी उसे इंटरैक्शंस में भी एडवांटेज देती है। वह दूसरों की बातों के हिडन मीनिंग पकड़ लेता है क्योंकि उसका माइंड रिजिड नहीं, डिफ्यूज्ड भी है। डिफ्यूज्ड माइंड कंसील्ड इंटेंशंस, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और सटल बिहेवियरल शिफ्ट्स को बहुत जल्दी डिकोड कर लेता है। इनसाइट इंक्यूबेशन गैप क्रिएटिविटी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। हर बार जब आप किसी कॉम्प्लेक्स टास्क से कुछ दूरी बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उस टास्क के स्कैटर्ड फ्रैगमेंट्स को जोड़ने लगता है। यह प्रोसेस मैकेनिकल नहीं है, यह इंस्टिंक्टिव है। दिमाग पैटर्न्स ढूंढने के लिए वायर्ड है और जब उसे कॉन्शियस प्रेशर नहीं मिलता तो वह पैटर्न्स खुद तलाशने लगता है। यही कारण है कि लोग अपने बेस्ट आइडियाज शावर में, वॉक पर या बेड पर सोचते हुए पाते हैं, नॉट बिकॉज दे वर ट्राइंग बट बिकॉज दे स्टॉप ट्राइंग। यह स्टॉपिंग ही वह इंक्यूबेशन है जो डेप्थ पैदा करती है। यह मेथड समस्या को अवॉइड करना नहीं है, यह समस्या को मैच्योर होने देना है। जिस तरह सीड मिट्टी में दबकर विकसित होता है वैसे ही थॉट सबकॉन्शियस में दबकर ग्रो होती है। सोचने की कोशिश कभी कभी क्लैरिटी को धुंधला कर देती है क्योंकि कॉन्शियस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। लेकिन इंक्यूबेशन को समय देने से ओवरलोड क्लीन हो जाता है, न्यूरल नॉइस सेटल हो जाता है और दिमाग उस वस्तु को अलग एंगल से देखने लगता है। यह एंगल शिफ्ट ही वह जगह है जहां इनसाइट पैदा होती है। इनसाइट इंक्यूबेशन गैप का एक और सटल साइकोलॉजिकल लाभ इमोशनल न्यूट्रलिटी है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो दिमाग समस्या को थ्रेट की तरह नहीं, पजल की तरह देखना शुरू करता है। यह इमोशनल डिस्टेंस क्लैरिटी को तेज कर देती है, तनाव कम होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग बढ़ती है। व्यक्ति उस समस्या को एब्जॉर्ब नहीं करता, वह उसे एनालाइज करता है। यह डिटैच्ड एनालिसिस डार्क साइकोलॉजी में एक कोर स्किल है क्योंकि यह इमोशनल इन्फ्लुएंस को कमजोर कर देता है और कॉग्निटिव कंट्रोल को मजबूत। अंत में इनसाइट इंक्यूबेशन गैप यह सिखाता है कि ब्रिलियंस कंटिन्यूअस एफर्ट से नहीं
बैलेंस्ड एफर्ट से जन्म लेती है। दिमाग को जितना काम चाहिए उतनी ही दूरी चाहिए। जिसने दोनों को टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके इनसाइट्स ऑर्डिनरी नहीं रहते, वे शार्प, डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाते हैं। चैप्टर 19, इनपुट डाइट फ्रेमवर्क। दिमाग वही बन जाता है जो वह रोज कंज्यूम करता है, चाहे वह जानकारी हो, आवाजें हो, विजुअल्स हो या दूसरों की भावनाएं। इनपुट डाइट फ्रेमवर्क इसी कठोर सच्चाई का ब्लूप्रिंट है। आदमी सोचता है कि वह अपनी सोच का मालिक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसका माइंड उन इनपुट्स का गुलाम है जिन्हें वह बिना सोचे समझे रोज अंदर लेता है। जैसे शरीर खराब भोजन से बिगड़ता है, वैसे ही दिमाग खराब इनपुट से डल, एंग्शियस और वीक हो जाता है। इनपुट डाइट दिमाग का वह फिल्टर है जो नॉइस को बाहर करता है और मीनिंगफुल सिग्नल्स को अलाउ करता है। यही फिल्टर आपकी साइकोलॉजी को शेप करता है। आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो और किस डेप्थ से सोचते हो। न्यूरोसाइंस दिखाती है कि दिमाग की अटेंशन प्रणाली हर इनपुट को वैल्यू नहीं देती। वह नॉवेल्टी पर रिएक्ट करती है, इमोशनल टोन पर रिएक्ट करती है और कॉन्फ्लिक्ट पर रिएक्ट करती है। मॉडर्न वर्ल्ड ने यही तीनों चीजें वेपन बना दी है। हर नोटिफिकेशन नॉवेल्टी है, हर हेडलाइन इमोशनल टोन है और हर सोशल फीड कॉन्फ्लिक्ट है। यह तीनों सर्किट्स डोपामिन को अननेचुरल तरीके से स्पाइक करते हैं। स्पाइक के बाद क्रैश आता है, ब्रेन फॉग, इरिटेबिलिटी, फोकस लॉस। इनपुट डाइट फ्रेमवर्क इस साइकिल को तोड़ता है। वह दिमाग को हाइपर स्टिमुलेशन से निकालकर स्टेडी स्टिमुलेशन पर वापस लाता है। इस फ्रेमवर्क का पहला प्रिंसिपल है इंटेंशनल इनपुट फिल्टरिंग। इसका मतलब है कि आप तय करते हैं कि आपके दिमाग में क्या जा सकता है और क्या नहीं। यह रिस्ट्रिक्शन क्रिएटिव नहीं, नेसेसरी है। अनफिल्टर्ड इनपुट्स वर्किंग मेमोरी पर लोड बढ़ाते हैं। दिमाग हर इरेलीवेंट जानकारी को भी प्रोसेस करता है, भले ही आप उसे कॉन्शियसली नोटिस न करें। यह ओवरलोड डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है और इमोशनल नॉइज बढ़ाता है। लेकिन जब इनपुट फिल्टरिंग शुरू होती है तो दिमाग क्लैरिटी रिकवर करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में इनपुट डाइट का सबसे बड़ा वेपन इमोशनल न्यूट्रलिटी है। जब कोई व्यक्ति लगातार इंफॉर्मेशनल केओस में रहता है, उसका नर्वस सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। वह दूसरों की बातों पर जल्दी ट्रिगर होता है, गलत इंटरप्रिटेशंस करता है और इंटरनल स्टेबिलिटी खो देता है। लेकिन जब इनपुट डाइट लागू होती है, लो स्टिम्युलेशन मॉर्निंग्स, रिड्यूस डिजिटल नॉइस, क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन, तो नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। शांत नर्वस सिस्टम इंटरैक्शंस में एडवांटेज देता है। ऐसे व्यक्ति बातचीत, कॉन्फ्लिक्ट, निगोशिएशन और ऑब्जर्वेशन में ज्यादा परसेप्टिव और कम रिएक्टिव होता है। इनपुट डाइट फ्रेमवर्क का दूसरा प्रिंसिपल है हाई क्वालिटी इनपुट्स, हाई क्वालिटी कॉग्निशन। जब दिमाग क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, बुक्स, डीप एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड आइडियाज, तो उसकी थिंकिंग पैटर्न साफ हो जाती है। वह स्कैटर्ड से स्ट्रक्चर्ड बन जाती है। यही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्रिएटिविटी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एम्पलीफाई करती है। हाई क्वालिटी इनपुट्स डीप न्यूरल सर्किट्स में जाते हैं, जिसे न्यूरोसाइंस में डीप एनकोडिंग कहा जाता है। यह एनकोडिंग पावरफुल होती है क्योंकि वह लॉन्ग टर्म मेमोरी और लॉजिकल रीजनिंग दोनों को एम्पावर करती है। इस फ्रेमवर्क का तीसरा हिडन प्रिंसिपल कंट्रोल्ड नॉवेल्टी है। नॉवेल्टी डोपामिन को स्पाइक करती है, लेकिन कंट्रोल्ड नॉवेल्टी इसे प्रोडक्टिव बनाती है। जब आप अपने इनपुट एनवायरनमेंट को इंटेंशनली नया बनाते हो, ई- नई नॉलेज, नई स्किल्स, नई पर्सपेक्टिव्स, तो दिमाग एक्सपैंड होने लगता है। लेकिन यह एक्सपेंशन रैंडम नहीं होती, यह गाइडेड होती है। यही गाइडेंस व्यक्ति को प्रिडिक्टेबल डिस्ट्रैक्शन से निकालकर पर्पसफुल क्यूरियोसिटी में डाल देती है। इनपुट डाइट फ्रेमवर्क व्यक्ति की आइडेंटिटी भी बदल देता है, क्योंकि आइडेंटिटी वह नहीं होती जो आप सोचते हैं। आइडेंटिटी वह होती है जो आप लगातार इनपुट करते हैं।
आपका माइंड उन पैटर्न्स के अनुसार ऑपरेट करता है जिन्हें वह रोज अब्सॉर्ब करता है। जब इनपुट्स रिफाइंड हो, माइंड रिफाइंड हो जाता है। जब इनपुट्स केओटिक हो, माइंड केओटिक हो जाता है। अंत में यह फ्रेमवर्क व्यक्ति को एक कठोर लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रूथ सिखाता है। माइंड कभी खाली नहीं होता, वह हमेशा किसी न किसी चीज से भर रहा होता है। इसलिए उसे इंटेंशनली भरना ही सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। जिसने अपने इनपुट्स कंट्रोल कर लिए, उसने अपने थॉट्स कंट्रोल कर लिए, और जिसने अपने थॉट्स कंट्रोल कर लिए, उसने अपनी पूरी साइकोलॉजी कंट्रोल कर ली। चैप्टर 20, स्लीप डिफेंस मैकेनिज्म। दिमाग दिन में जितना काम करता है, असली मरम्मत रात में होती है। स्लीप डिफेंस मैकेनिज्म इसी मरम्मत की सुरक्षा है। वह प्रक्रिया जो दिमाग को टूटने से बचाती है, भावनाओं को स्थिर करती है, मेमोरीज को शेप करती है और अगले दिन की क्षमता को डिफाइन करती है। स्लीप सिर्फ आराम नहीं है, यह दिमाग का अपने आप को दोबारा असेंबल करने का रिचुअल है। लेकिन मॉडर्न एनवायरनमेंट, स्क्रीन्स, लेट नाइट स्टिमुलेशन, ब्लू लाइट, इमोशनल ओवरलोड इस रिपेयर साइकिल को तोड़ देता है। जो व्यक्ति अपनी नींद को डिफेंड नहीं करता, वह दिमाग को हर रात आधा अधूरा छोड़ देता है। यह इनकम्प्लीट रिपेयर उसकी क्लैरिटी, मेमोरी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। नींद दो प्रमुख सिस्टम्स पर निर्भर है, होम्योस्टैटिक स्लीप प्रेशर और सर्केडियन रिदम। दिन भर एडेनोसिन दिमाग में जमा होकर स्लीप प्रेशर बढ़ाता है। रात होते होते मेलेटोनिन सर्केडियन रिदम को सिग्नल देता है कि रिपेयर शुरू हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति रात में स्क्रीन एक्सपोजर लेता है, ब्राइट लाइट उपयोग करता है या हैवी कॉग्निटिव लोड में रहता है, तो उससे कोई तो मितीय मेलेटोनिन का नेचुरल सिग्नल गिर जाता है। दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, उसे पता ही नहीं चलता कि रिपेयर कब एक्टिवेट करनी है। यह कंफ्यूजन व्यक्ति को सुपरफिशियल स्लीप में धकेल देती है, जिसमें शरीर तो आराम करता है लेकिन दिमाग रिपेयर नहीं करता। स्लीप डिफेंस मैकेनिज्म इसी कंफ्यूजन को खत्म करता है। इस डिफेंस का पहला हिस्सा सेंसरी शटडाउन है। जैसे जैसे रात होती है, दिमाग को सिग्नल्स की जरूरत नहीं होती, उसे साइलेंस चाहिए। लाइट एक्सपोजर कम करना, डिजिटल ऑफ स्विच बनाना और कॉग्निटिव वाइंड डाउन, ये तीन स्टेप्स दिमाग के लिए वही है जो सिस्टम रिबूट के पहले की प्रिपरेशन होती है। सेंसरी शटडाउन थैलेमस को स्लो कर देता है, जिससे दिमाग ऑटोमेटिक रिपेयर जोन्स में शिफ्ट होने लगता है। यह शिफ्ट सटल होता है, लेकिन इसके बिना स्लीप डिग्रेड होती है। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में स्लीप डिफेंस का असली वेपन इमोशनल रिस्ट्रक्चरिंग है। आरईएम स्लीप में दिमाग दिन भर के इमोशनल रेसिड्यूज को प्रोसेस करता है। यह प्रोसेसिंग वह फिल्टर है जिसके बिना व्यक्ति रिएक्टिव, इरिटेटेड और अनस्टेबल हो जाता है। जब नींद संरक्षित होती है, तो अमिगडाला स्टेबल रहती है और इमोशनल इंपल्सेस सबड्यूड रहते हैं। यही रेगुलेटेड अमिगडाला व्यक्ति को इंटरैक्शंस में काम डोमिनेंस देती है। वह वैसे ही इमोशनल अटैक्स एब्जॉर्ब नहीं करता जैसा एक स्लीप डिप्राइव्ड माइंड करता है। यही कारण है कि नींद साइकोलॉजिकल पावर का सबसे अंडररेटेड वेपन है। नींद का दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव फंक्शन मेमोरी कंसोलिडेशन है। डीप स्लीप हिपोकैम्पस से इंफॉर्मेशन खींचकर कॉर्टेक्स में लॉन्ग टर्म स्टोरेज बनाता है। यह वही स्टोरेज है जो लर्निंग को स्थायी बनाती है। जब कोई व्यक्ति स्लीप डिफेंस को प्रायोरिटी बनाता है, लाइट हाइजीन का पालन करता है, ओवर स्टिमुलेशन अवॉइड करता है, इवनिंग रूटीन स्टेबल रखता है, तो उसकी मेमोरी तेज होती जाती है। उसका दिमाग ज्यादा ऑर्डर्ड महसूस करता है, उसकी सोच लिनियर होती है, वह अगले दिन डिसीजंस क्लियरर तरीके से लेता है। स्लीप उसे अनकंट्रोलेबल थॉट्स से नहीं, कंट्रोल्ड थॉट्स से जगाता है। स्लीप डिफेंस मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम को भी रीसेट करता है। रात में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन बढ़ता है, यही कामनेस सिस्टम है।
यह एक्टिवेशन ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, कॉर्टिसोल स्टेबलाइज करता है और नर्वस सिस्टम की फाइट रिस्पॉन्स को डीएक्टिवेट करता है। सुबह उठते ही व्यक्ति ग्राउंडेड महसूस करता है। यह ग्राउंडेडनेस उसे दिन भर एक्सटर्नल नॉइस से कम प्रभावित होने देती है। वह डीप फोकस, स्टेबल मूड और हाई परफॉर्मेंस स्टेट्स तक जल्दी पहुंच जाता है। अंत में स्लीप डिफेंस मैकेनिज्म यह सिखाता है कि दिमाग की असली शक्ति दिन में नहीं, रात में बनती है। जो व्यक्ति अपनी नींद की रक्षा करता है, वह अपनी साइकोलॉजी की रक्षा करता है। क्लैरिटी सुरक्षित रहती है, फोकस शार्पन रहता है, इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं और माइंड कंट्रोल्ड रहता है। नींद कोई लग्जरी नहीं, नींद दिमाग का सर्वाइवल आर्मर है। और जिसने इस आर्मर को मास्टर कर लिया, वह हर दिन शार्पन माइंड लेकर उठता है। एक ऐसा माइंड जो नॉइज से सुरक्षित, इमोशन से स्टेबल और परफॉर्मेंस में अनबीटेबल होता है।